हेलो दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट सीपीजे चैनल पे स्वागत है। तो जो आज वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 10th का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, जो जनन चैप्टर है, ये उसका है। और ये आपका बोर्ड और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंत तक देखिए, आपको सारी बातें इसमें समझ में आएगी। इसी तरह का आपको और भी वीडियो मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ से चालू करते हैं कि आपका जो जनन है, जनन का सबसे पहले टाइप। सबसे पहला अगर आपसे सवाल पूछेगा कि इसमें जनन के कौन से प्रकार से आते हैं, यहाँ सवाल बहुत सारे आते हैं, है ना। ये 10th है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ये कम्पिटिटिव के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, खास करके बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए तो और ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंटेंट लिखा हुआ भी है। तो ये जनन का जो दो टाइप होता है, जो दो टाइप है जनन का, आप उसका बात करो। ये देखिए, जनन का दो टाइप है। दो टाइप कौन सा है जनन का, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा सॉरी, ये हो क्यों नहीं रहा है, ये क्यों यहाँ से आ गया भाई। हाँ चलिए, तो इसमें जनन का दो टाइप आपको दिख रहा होगा। और तो जनन का दो टाइप में आपको ये दिख रहा होगा कि ये देखिए, एक जनन का एक टाइप है अलैंगिक, एक का नाम है लैंगिक। तो जो अलैंगिक है उसको कहते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये अलैंगिक जनन भी कई एक टाइप में है बटा हुआ, सब इसका मेथड है अलैंगिक जनन का। जैसे आपका सबसे पहला जो मेथड है विखंडन है, जिसको कहते हैं फिजन। ये फिजन भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है मल्टीपल फिजन, एक बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, ये बाइनरी, ये मल्टीपल है। ये जिसको कहते हैं द्विविखंडन, और एक होता है आपका बहुविखंडन। फिर मुकुलन है, पुनर्जनन है, खंडन है, बीजाणुजनन है, कायिक प्रवर्धन है। अब इसके मुकुलन का इंग्लिश होता है बडिंग, है ना। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, बडिंग होता है, देख सकते हैं आप, है ना। ये बडिंग होता है इसका, ये देखिए मुकुलन का बडिंग, पुनर्जनन का रिजनरेशन, और खंडन का जो फ्रेगमेंटेशन हो गया, और बीजाणु जनन जो है उसका स्पोर फॉर्मेशन। और एक है कायिक जनन, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यहाँ से लिखा गया मिस्टेक से, आर लिख दिया है टाइपर ने, तो यहाँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, और ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन का भी जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपको टाइप मिल रहे होंगे कि प्राकृतिक होता है, और एक क्या होता है आर्टिफिशियल, जो मतलब कहते हैं आपकी मानव द्वारा बनाया गया, कृत्रिम जिसको कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन भी होता है दो तरह का, प्राकृतिक होता है और कृत्रिम होता है। तो इस जो प्राकृतिक और कृत्रिम में है, तो इसमें भी दो हैं। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं यहाँ से, कौन कौन से आपका दो हैं। तो इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम में कौन कौन से आते हैं, तो जड़ द्वारा होगा, फिर तना द्वारा होगा जनन, फिर पत्तियों द्वारा जनन होगा। उसके बाद कृत्रिम में आपको दाब लगाना है, गुटी बांधना है, रोपण है। तो ये सभी जो हैं आपका हो जाएंगे अलैंगिक जनन के टाइप में सब हैं। तो सबसे पहले इसको आप याद रखें कि अलैंगिक जनन का टाइप क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं अलैंगिक जनन का टाइप क्या है, तो विखंडन है, विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, खंडन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन। एक बार एकदम याद रखिए, विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, खंडन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, और यहाँ से फिर इसका दो है, एक बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, मतलब बहुविखंडन, एक है बहुविखंडन, एक है द्विविखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन। यहाँ से फिर बाकी सबका बडिंग होता है, इसका इंग्लिश होता है रिजनरेशन, इसका फ्रेगमेंटेशन, इसका स्पोर फॉर्मेशन, इसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिर यहाँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन का दो टाइप है, देख सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक में तीन तरह से होता है, जड़, तना और पत्ती, है ना। जड़, तना, पत्तियों द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये सारा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ वाले जितना भी है, तो उसको कहता हूँ मैं अलैंगिक जनन का पार्ट है। अब इधर दिख रहा होगा आपको, ये है लैंगिक जनन का पार्ट। अब ये लैंगिक जनन का पार्ट में क्या आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको पौधों में अलग पढ़ना है, जंतुओं में अलग पढ़ना है। तो पौधों में मेनली आपको जो पढ़ना है वो पुष्प में पढ़ना है, जंतुओं में, मनुष्यों के अंदर पढ़ना है, मेल और फीमेल में अलग अलग पढ़ना है। देखिए, हम ये कुछ दिखाया गया है इसमें से, देखिए रिप्रोडक्शन के बारे में। ये बर्ड विथ एग्स है ना, जो पंछी है अपने अंडे के साथ, इसमें दिखाया गया है। ये हेन विथ एग्स है, मुर्गी को दिखाया गया है। ये डॉग विथ पपी को दिखाया गया है। उसके बाद ये वुमेन विथ एन इन्फेंट को दिखाया गया, फिर हाइड्रा को दिखाया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बच्चों का सबसे पहला सवाल आता है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, तो रिप्रोडक्शन कहता है कि किसी भी जीव का एक ऐसी ये गुण है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी सजीव है, कोई भी सजीव है या कोई भी जीव है, तो ये अपने जैसे ही, अपने जैसे संतति का जन्म देते हैं, है ना। तो कोई भी जीव अगर अपने जैसे संतति का जन्म देते हैं, तो हम उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं,
जनन कहते हैं। समझ में आए? सबसे पहला डिफिनेशन इसका ही है, जो भी जीव है अपने जैसे संतति का जन्म देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे अगर गाय है तो गाय जैसा, भैंस है तो भैंस जैसा, बकरी है तो बकरी जैसा, मनुष्य है तो मनुष्य जैसा। इसका अर्थ ये हुआ, है ना। जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी जीव अपने ही जैसे संतति को, संतान को, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, ये नहीं ऐसा सुना है आपने कभी क्या कि एक आदमी है और ये आदमी ने हाथी पैदा कर दिया? ऐसा नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आइए देखिए, यहाँ वन लाइनर के फॉर्म में आपको ये नोट्स है, ये दिखाई देगा आपको, शायद दिख रहा होगा बढ़िया से। तो चलिए, इसमें क्या है, कहता है कि एक ही, यहाँ से देखिए, एक ही प्रकार के जीव अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं, जनन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए दूसरा में क्या लिखा हुआ है। दूसरा में भी उसी तरह का नोट्स ये बना हुआ है, वन लाइनर। आप एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी सीख पाइएगा। ये देखिए, हो गया एक। और उसमें उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद आपको मिलेगा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि वे सभी जीव जो यहाँ पे दूसरी नंबर का है ना, हाँ दूसरा, वे सभी जीव जो आप जैसे से संतति का जन्म देते हैं, कि जैसे संतति, यहाँ बाई मिसप्रिंट है, ये जन्म देते हैं, जनन कहलाता है। जनन एक जटिल शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रम है जिसके माध्यम से सभी एक नए जीवधारी उत्पन्न करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो कोई भी अपना जीव है तो अपने नए जीवधारी का जन्म देते हैं और उसी के अनुसार वो अपने क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला ये पॉइंट है, प्रजनन या जनन क्रिया के समय माता पिता के लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। थोड़ा सा ये जो टाइपिंग वगैरह है उस पर मत जाइएगा, है ना, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, सेंटेंस पर। ठीक है, बट शब्द गलत हो सकते हैं, बट सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, बेजान वस्तुओं में जनन की क्षमता नहीं होती है। बेजान वस्तु क्या होता है? कुछ बच्चे बेजान वस्तु किसको कहते हैं? जिसमें जान होती है उसको तो सजीव कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती उसे बेजान कहते हैं। ठीक है, वो तो आप अच्छी तरह समझते हैं। चलिए, अगला पॉइंट क्या दिया है। अब यहाँ से एक बात आती है कि यहाँ पे देखिए एक टर्म है लिखा हुआ है कि जिसका जन्म दर अधिक है उसकी आबादी क्या होगी? अधिक होगी। जिसकी जन्म दर कम है उसकी आबादी क्या होगी? कम है। अगर बात किया जाए हमारे बिहार का, तो हमारे बिहार का क्या है, एकदम जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है ना। 1106 वर्ग किलो, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में इतने लोग रह रहे हैं, मतलब खच्चर बच्चर है पूरा। ठीक है, अशिक्षा है जिसके कारण, और शिक्षा का बात करूँ तो सबसे नीचे है। ठीक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला अगर बात करें तो रोहतास है। कौन है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। चलिए ठीक है, चलिए अगला आगे मैं समझाता हूँ इसी में कि आपको जो है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन आया, और म्यूटेशन के कारण इनके गुणों में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, जब डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। कि जितना भी चीज़ होता है, जैसे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये याद रखिए, पूछा जाता है। तो डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब डीएनए जो है, तो डीएनए में जो है ना, कि जो ये डीएनए है तो उसी के अंदर सारा जो आनुवांशिक गुण होता है उसी के अंदर स्टोर होता है। अगर गलती से किसी तरह से डीएनए में कोई बात ऐसा एंट्री मार लिया कि इसको 6 पैर बनानी है तो 6 पैर हो जाएंगे आपका। 6 अंगुलियां पैर में बनानी है तो 6 अंगुलियां हो जाएंगे। 10 पैर बनाना तो 10 पैर हो सकते हैं। एक हाथ बनाना तो 1 ही हाथ होगा। मतलब गलत से इन्फॉर्मेशन चला गया तो ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होता है, यही इन्फॉर्मेशन बच्चों तक जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है प्रजनन इस पृथ्वी पर प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर जनन नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो सकता है। ठीक है, वही कहा गया है। प्रजनन की प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। जीवन की किसका? निरंतरता को सुनिश्चित कौन करता है? तो प्रजनन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, आगे है, मनुष्य द्वारा प्रजनन सुनिश्चित करता है कि मानव धरती पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए जारी रहेगी, मतलब यहाँ नारी रहेगी लिखा हुआ है। ठीक है, मनुष्य द्वारा प्रजनन सुनिश्चित करता है कि मानव धरती पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए जारी रहेगी, नारी लिखा गया। ठीक है, तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, फिर प्रजनन का प्रकार में आइए। यहाँ से धीरे धीरे हम लोग अपना जो मूल चैप्टर है उसके तरफ बढ़ रहा हूँ।
प्रजनन दो तरह के होते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, एक बार में दिखाई दे देगा। मैं आपको फिर ये समझा देता हूँ इंग्लिश को, ठीक है। ये प्रजनन दो तरह के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, है ना। अलैंगिक और लैंगिक होता है। तो सेक्सुअल को अलैंगिक कहते हैं और सेक्सुअल को लैंगिक कहते हैं। ये आपका अलैंगिक जनन है, ये आपका लैंगिक जनन है। तो कहता है वन सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पेरेंट्स जिसको कहते हैं, इसमें केवल एक ही मातृ कोशिका होती है। इसमें कहता है टू और मोर सोर्सेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें टू अलग अलग पेरेंट सेल होते हैं, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, इसमें जो होता है कि जो इनके बच्चे होते हैं एकदम जो पेरेंट सेल होता है, मातृ कोशिका होता है, उसी के जैसा होता है। किसमें? अलैंगिक में। बट लैंगिक में ऐसा नहीं है। नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, मतलब जो उसके माता पिता उसके जैसा एकदम बच्चा नहीं दिख सकता, कुछ ना कुछ अलग रहेगा ही। यहाँ तक कि एक पेड़ के दो पत्ते भी भिन्न होते हैं। कहता है लेस एनर्जी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फास्टर, कहता है इसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये जल्दी ग्रोथ भी कर जाते हैं। कहता है मोर एनर्जी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड स्लोअर, इसमें बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। अगर कोई मनुष्य का मैं बात करूँ तो उसमें लंबा समय है कि नहीं, 9 महीने बाद ही पता चलेगा आपको, बट इसमें पेड़ पौधों में उतना देर नहीं होता है। अगला है इसमें थोड़ा सा दिख रहा है नहीं, यहाँ दिया है, अब है डज नॉट चेंज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन स्पीसीज पॉपुलेशन ड्यू टू नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। कहता है इसमें किसी तरह का कोई जो जैव विविधता है नहीं मिलेगा देखने को, एक नई प्रजाति भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि चेंज ही नहीं होता है। कहता लीड्स टू हायर जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसमें सबसे ज़्यादा जैविक विविधता पाई जाती है किसमें? लैंगिक में, और इसमें नहीं पाई जाती है क्योंकि अब इसमें विभिन्नता नहीं पाई जा सकती। क्योंकि नहीं पाया जाएगा? क्योंकि कॉपी हो जाता है डायरेक्ट मातृ कोशिका वाला, इसमें पाया जाएगा विभिन्नता। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक विभिन्नता किसमें पाई जाती है, लैंगिक में कि अलैंगिक में? तो लैंगिक में, क्योंकि अलैंगिक में विभिन्नता पाई ही नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें एकल कोशिका होता है, उसी से नई कोशिका बनती है, उसी से नए जीव बनते हैं। बट इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है, अलग अलग मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से अलैंगिक जनन किसे कहता हूँ, तो अलैंगिक जनन का टाइप यहाँ से अब आ गया। अलैंगिक जनन के बारे में सीखिए आप कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, उसके बारे में आइए देखिए, बताता हूँ मैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो यहाँ से कहता है कि जब कोई जीव या सजीव, जब कोई सजीव अपने विशेष कोशिका विभाजन से अपने जैसे संतति का जन्म देते हैं या उत्पत्ति करते हैं तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। जैसे पॉइंट बाई पॉइंट भी लिखा हुआ है। अलैंगिक जनन में नर तथा मादा की कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं होता है। मतलब एकल सेल है तो फिर कैसे उपयोग होगा, मेल और फीमेल। इसमें युग्मज बनता ही नहीं है, इसमें युग्मक भी नहीं रहता है, ठीक है। युग्मक भी नहीं होता। युग्मक किसको कहते हैं? जैसे मनुष्यों के अंदर जो शुक्राणु है उसको युग्मक बोला जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ये क्वेश्चन आता है। अलैंगिक प्रजनन में आनुवांशिक लक्षण के परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग सेल नहीं है, एक ही सेल है, इसीलिए। उदाहरण के लिए एक कोशिका जीवों में प्रायः अलैंगिक जनन होता है। अमीबा, प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा, हाइड्रा, ब्रायोफाइटा, ये सब इसके उदाहरण है, अलैंगिक जनन करने वाले, है ना। इसमें और भी एग्जाम्पल है, प्लेनेरिया है, यूग्लिना है, लिस्मानिया है, राइजोपस है, इन सभी के अलैंगिक जनन का ही हिस्सा है, ठीक है। मनुष्यों में लैंगिक जनन होता है, फूलों में लैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन के कई विधियां हैं, विधियां का नाम भी पूछता है ना, कि अमीबा में किस तरह मतलब जनन के किस विधि द्वारा होता है उसमें जनन। तो अलैंगिक जनन के विखंडन विधि द्वारा होता है, मतलब द्विविखंडन विधि द्वारा। तो ये आप आगे पीछे भी पढ़े होंगे, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले। मुकुलन, पुनर्जनन, अपखंडन जिसको कहते हैं खंडन भी, और बीजाणु जनन, ये अलैंगिक जनन का क्या है, टाइप है। आगे बढ़िए, धीरे धीरे हम सब टाइप को स्टडी करते चलेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए आइए क्या लिखा है देखता हूँ मैं। कहता है विखंडन, सबसे पहले दिया विखंडन क्या होता है। इस विधि में कोशिका समसूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक कोशिका में बढ़ जाती है और फिर नई संतति कोशिका बन जाती है, फिर नया जीव बन जाता है। विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है ना। कहता अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीवों में होती है। तो विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन, विखंडन जो है दो तरह का होता है। एक द्विविखंडन होता है जिसको हम द्विविभाजन भी कहते हैं, और एक होता है आपका क्या, इसी को समद्विविखंडन भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये क्या होता है, समद्विविखंडन क्या होता है। कहता है कि द्विविखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है। द्विविखंडन विधि में केंद्रक दो संतति भाग में बट जाते हैं,
ठीक है, जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जिसमें केंद्रक के क्रोमैटिन पदार्थ से विशेष प्रकार के क्रोमोसोम लंबाई में मध्य से 2 भाग में विभाजित होते हैं, है ना, होकर नए केंद्रक नए संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा बढ़ते हैं। ठीक है, किस में? द्विविभाजन में, द्विविखंडन में। किससे बढ़ते हैं? समसूत्री विभाजन द्वारा। तो समसूत्री विभाजन क्या होता है? तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि आपको 2 समान मतलब जीव बन जाएंगे उसमें, एक ऐसा तो वो भी ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर से पुनः लिखा गया है उसके बारे में भी, कहता है कि जब कोई एकल जीव पूर्ण विकसित होता है तो उसके केंद्रक में जीवद्रव के साथ केंद्रक के साथ जीवद्रव भी बढ़ जाती है और 2 नए जीव बनाती है। इस विधि को द्विविखंडन कहते हैं। और द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिस्मानिया आदि सभी में भी होता है। बेकरी वाले खमीर और अमीबा में भी द्विविखंडन ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है देखता हूँ, यहाँ पे आपको बताया गया है, हम फिगर के मदद से भी आपको समझा सकते हैं इसको। ये देखिए अमीबा बना हुआ, अमीबा का स्ट्रक्चर है ना। ये जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको कहते हैं कुटपाद। ठीक है, क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। ठीक है, कुटपाद से ये अमीबा चलता है, भोजन को पकड़ता है। ठीक है, तो ये कुटपाद होते हैं। ये सबसे पहले इसमें फिगर तो दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपके किताब में भी होगा तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है द्विविखंडन विधि में, अमीबा में होता है द्विविखंडन विधि। तो इसमें पहले केंद्रक बढ़ता है, देखें लंबा होता है केंद्रक, लंबा हो रहा है ना, ये लंबा होता है केंद्रक। उसके बाद केंद्रक बढ़ जाता है 2 भाग में, देखो दिख रहा होगा बटा हुआ। ठीक है, 2 भाग में बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर कोशिका द्रव बटना चालू हो जाता है, शायद यहाँ आपको दिख रहा होगा कोशिका द्रव भी बट गया। और एक समय ऐसा होता है कि 2 अलग अलग नए संतति अमीबा बना देते हैं। तो ये अमीबा में अलैंगिक जनन के द्विविखंडन विधि द्वारा जो होता है, ये उसका ये रेखा चित्र बना हुआ है ऊपर में फिगर। उसके बाद देखिए नीचे दिया गया है बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। यूग्लिना देखिए ये बना हुआ फिगर आपको दिख रहा होगा, सेंट्रियोल, वैक्यूल है, न्यूक्लियस होता है। और इसमें बीच से देखो इस तरह कट जाता है ये, और ये पूरा ऐसा होता है तो बीच से ही कट जाएगा। तो 2 यहाँ से 2 मतलब कि यूग्लिना बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको शायद द्विविखंडन विधि समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ से देख सकते हैं आप, पीछे एक बार मैं फिर से कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है आगे बताता हूँ फिर। चलिए अगला जो टॉपिक है इसमें मल्टीपल फिजन में आइए। ये मल्टीपल फिजन क्या होता है? तो मल्टीपल फिजन भी होता है इसके अंदर। तो आइए, अमीबा में भी मल्टीपल फिजन मतलब कि बहुविखंडन विधि द्वारा अमीबा और द्विविखंडन विधि द्वारा भी अमीबा अलैंगिक जनन करती है। तो यहाँ से बहुविखंडन विधि क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि बहुविखंडन एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों में होता है, बट अमीबा एक अपवाद है जो कि द्विविखंडन विधि द्वारा भी अलैंगिक जनन और बहुविखंडन विधि द्वारा भी अलैंगिक जनन कर सकते हैं ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कहता कि अमीबा में बहुविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, ये क्या होता है? सर्वप्रथम अमीबा के शरीर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है जिसे पुट्टी कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। अब पुट्टी के अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव के मध्य में मौजूद केंद्रक बार बार खंडित होकर केंद्रक बार बार डिवाइड हो जाता है, संतति केंद्रकों का निर्माण करता है। फिर इसके चारों ओर कोशिका द्रव का आवरण बनता है और इस प्रकार पुट्टी के अंदर संतति कोशिका की उत्पत्ति होती है और अनुकूल परिस्थितियों आने पर पुट्टी क्या होती है? फट जाती है और संतति कोशिकाएं बाहर आ जाती है। ठीक है, तो आइए अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए आपका अमीबा है। ठीक है, अब ये अमीबा है, अमीबा के केंद्रक है इसके अंदर। अब इसके बाहर बनाता है एगो सिस्ट जिसको कहते हैं पुट्टी, ये बहुत कड़ी होती है। ठीक है, थोड़ी। उसके बाद क्या है, यहाँ से आपको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो केंद्रक था, ये केंद्रक जो इसके अंदर है वो केंद्रक क्या हो गया? बटना चालू हो गया, बहुत भाग में बट गया। ठीक है, अब ये पुट्टी का अंताभित्ति है, ये पुट्टी का मध्यभित्ति है। अब ये देखिए फिर यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये संतति केंद्रक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से संतति केंद्रक इसके अंदर। अब यहाँ से सिस्ट जो है, सिस्ट पुट्टी को कहते हैं इंग्लिश में सिस्ट, और ये सिस्ट क्या होगा? फटेगा अब। ठीक है, क्योंकि इसके केंद्रक पूर्ण विकसित हो जाएंगे तो क्या होगा? ये फटेगा। यहाँ से ये देखिए इसका जो अगला स्टेज है इसमें ये क्या हो चुका है?
ब्रस्ट आउट कर लिया अपने आप को, फट गया ये। उसके बाद यहाँ देखिए खचर बचर, मतलब बहुत सारे यहाँ से आपको क्या निकल गया, अमीबा, मतलब नए नए अमीबा निकल गया संतति कोशिका। देखो यहाँ ऐसा ऐसा अमीबा दिखाएगा आपको। तो यही चरण इसके हैं होने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। प्लाज्मोडियम समझते होंगे आप शायद, जो मच्छर है, मच्छर तो काटता नहीं है, मच्छरनी काटती है, जिसको कहते हैं मादा एनीफिलिया। ये मादा एनीफिलिया क्या करती है कि जैसे इसको काटना मजबूरी है, यहाँ से थोड़ा सा एक फैक्ट बताता हूँ मैं, कि यहाँ काटना भी उस मच्छर को क्या है, ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी हो जाता है भाई, ये सपोज दैट मान लो ये मच्छर है, इसको मच्छर को काटना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये मच्छरनी प्रेग्नेंट होती है ना, तो अपने बच्चे को रखना चाहती है किसमें, खून में। और मनुष्यों के खून में आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन भी रहता है। तो ये क्या करते हैं, उसको सख्त चूसना चालू कर देती है, और इसके इर्द गिर्द मच्छर भिनभिनाते रहता है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए मच्छर जाता है, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको मार देते हैं, है ना। शुक्र यही मना लीजिए कि ये जो मच्छरनी है, इसको, इसके लिए कोई हाई कोर्ट नहीं है, वरना आपको जो है सारे इंसान को जेल में डलवा देती है, ठीक है। क्योंकि भ्रूण हत्या हो गया ना, अपने बच्चे को पालने के लिए उसको खून को चूसना पड़ता है ना। तो चलिए, मैंने क्या सुंदर फिगर बना दिया, ठीक है। चलिए, तो ये प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन विधि द्वारा लैंगिक जनन होता है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम है, ये देखें, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवा है। प्लाज्मोडियम एक सेल बहुविखंडन विधि के अलैंगिक जनन द्वारा 1000 संतति कोशिका उत्पन्न कर सकती है ये, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्यों में मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मादा एनीफिलिया मच्छर आ गया ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती है। तो ये आपको मच्छर काटती है मच्छरनी, तो क्या छोड़कर जाती है, तो आपको कहना है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, बल परजीवी है, ठीक है, एक तरह का प्रोटोजोआ है। यहाँ पर आपको जो है एक, यहाँ पे आपको जो है बाइनरी फिजन का यहाँ एग्जाम्पल आ गया मिस्टेक से, सॉरी नहीं मिस्टेक नहीं, ये तो बडिंग वाला है ना, ये बडिंग का फिगर ऊपर चला गया है। अब हम अगला मेथड के ऊपर आने वाले हैं, उसका नाम है बडिंग। बडिंग का फिगर पहले बन गया और नीचे कंटेंट आ गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने से मतलब है ना। बडिंग विधि में क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन क्या है, किन किन में होता है। तो आपको जो ईस्ट है, ईस्ट के अंदर जो है मुकुलन विधि द्वारा ही अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक है। ईस्ट में किसके द्वारा होता है अलैंगिक जनन, तो मुकुलन विधि द्वारा। और किस में होता है, जो हाइड्रा है उसमें भी मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो क्या होता है पहले देख लेता हूँ। कथम मुकुलन एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय सरल जीवों, है ना, सरल जीवों में होता है। इसमें जीव में छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है, जिसे मुकुल या बड कहते हैं, तथा इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। अब समझिए, ये सपोज दैट क्या है, एक हाइड्रा है, विकसित हाइड्रा है। क्या है, एक विकसित हाइड्रा है आपके पास। अब ये विकसित हाइड्रा है, तो इस विकसित हाइड्रा को आपको यहाँ देखिए, थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ। ये विकसित हाइड्रा है, तो ये विकसित हाइड्रा का जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये विकसित हाइड्रा हो गया, ये देखिए। इसके ऊपर जो निकल होते हैं इसको कहते हैं टेंटिकल्स, हिंदी में कहते हैं स्पर्शक, है ना। और इसी से पकड़ के अपना भोजन वगैरह करती है, ठीक है। ये हाइड्रा है, ठीक, विकसित हाइड्रा है। यहाँ से क्या हुआ कि इसके कहीं कोई भी हिस्सा से एक उभार निकलता है, जिसे कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बड। तो ये हो गया मुकुल, ठीक है। और देखेंगे 24 घंटे 36 घंटे के बाद थोड़ा सा और ये ग्रोथ कर जाएगा। ये जो बड निकला था थोड़ा ग्रोथ कर जाएगा, इसमें भी टेंटिकल्स स्पर्शक निकल जाएगा। तो अब क्या देखिएगा, 48वें घंटा में आपको मान लीजिए 12 घंटा में ऐसा देखा, 24 घंटा में ऐसा, 36 में ऐसा, तो 48 में ऐसा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ से क्या होता है, अपनी जो मातृ कोशिका होती है हाइड्रा की, उससे क्या होता है, ये डिटैच हो जाता है। तो इस प्रकार नया हाइड्रा का निर्माण कर देता है। उसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं, ये तो कभी कभी चेन बना लेते हैं। ये ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट में किसके द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा। ये पेरेंट ईस्ट है ना, मतलब कि मूल ईस्ट है, और यहाँ ये पेरेंट ईस्ट हो गया। उसके बाद ये देख सकते हैं आप कि ये इसके बाद क्या होगा कि ये जो ईस्ट है ये पूर्ण विकसित ईस्ट है, जिसको कहते हैं पेरेंट ईस्ट। तो ये यहाँ से उभार निकलेगा, मुकुल निकलेगा, और इसके अंदर केंद्रक डेवलप्ड होंगे। क्या होंगे, केंद्रक डेवलप होंगे। और यहाँ से ये जो ईस्ट है
कई एक चेन में भी रह सकते हैं या तो अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ बड निप्ट ऑफ मतलब यहाँ से डिटैच होंगे, जब भी विकसित हो जाएगा ना ये वाला, तो यहाँ से डिटैच होंगे बहुत सारा न्यू ईस्ट सेल, देखो है ना। और कभी कभी तो चेन में भी रह सकते हैं, मतलब यहाँ एकदम पूरा चैन में एकदम बना के रहेंगे बहुत सारा, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन ऑफ किसका है, ईस्ट है। तो ईस्ट में आपको जो है मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो खमीर है, जो पावरोटी बनता है उसमें इसी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बेकरी वाला जो होता है वहाँ पे फूल जाता है पावरोटी वगैरह, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़िए, अगला आ रहा है पुनरुद्भवन, या जिसको कहते हैं पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या है, तो इसके बारे में नाम सुन के ही लग रहा है कि पुनर्जनन मतलब पुनः जनन हो जाना, पुनः उद्भव हो जाना, ठीक है। यही लिखा हुआ पुनर्द्भवन या पुनर्जनन, तो पुनः उत्पन्न होना, पुनः उद्भव होना, ठीक है। कहता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या फिर से उत्पन्न होना, इसे पुनर्जनन कहते हैं, है ना। कहता पुनर्भवन में क्या होता है या तो फिर पुनर्जनन में क्या होता है कि इसमें शरीर के कोशिका की शरीर के कोई भी हिस्से काट दो। इसमें प्लेनेरिया में पुनर्जनन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, हालांकि हाइड्रा भी इसमें आते हैं पुनर्जनन में, बट मेनली रूप से जो सीखना है आपको प्लेनेरिया में सीखना है। किस में सीखना है, प्लेनेरिया में। इसमें फिगर नहीं बना हुआ है बट हम आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखो फिगर बना है कहीं क्या, नहीं है, तो हम आपको बनाते हैं फिगर, ठीक है। ये देखेंगे आपको। चलिए यहाँ से मैं कहाँ, पुनरुद्भवन। अब इसमें क्या है, पुनरुद्भवन में ये प्लेनेरिया होता है ना, प्लेनेरिया, थोड़ा सा एक प्लेनेरिया होता है ये। अब ये कैसा होता है प्लेनेरिया, अब मैं फिगर बना रहा हूँ थोड़ा सा। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है, पुनरुद्भवन का प्लेनेरिया एग्जाम्पल है उसका। कौन है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में जो होता है पुनर्जनन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और अन्य भी है ना, स्टारफिश वगैरह जो है, हाइड्रा में भी होता है ये, बट मोस्टली आपको हम सिखाते हैं प्लेनेरिया में। इसमें क्या होता है कि अगर शरीर के कोई भी हिस्से से कोई भी हिस्सा टूट जाएगा ना, तो पुनः पूरा शरीर विकसित कर लेता है, तो इसी को कहते हैं पुनर्जनन। वहाँ लिखा हुआ भी है। पुनरुद्भवन क्रिया को खोज ट्रूम्बले 1740 में सबसे पहले हाइड्रा पर केचुआ, झींगा, स्टार मछली, हाइड्रा प्लेनेरिया के गति करने वाला अंग सीलिया प्लेनेरिया के कुछ प्रजाति में 2 नेत्र बिंदु या प्रकाशग्राही होते हैं। ये किसने कहा, ट्रूम्बले ने कहा। इसके आई स्पॉट प्रकाश की तीव्रता के, है ना, पता लगाते हैं। ये प्रकाश में क्या होते हैं, प्लेनेरिया तिल मिलाते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है। प्लेनेरिया एक अपरजीवी चपटा कृमि है जो नम्र भूमि, तालाब, नदी में पाए जाते हैं। जब जीव कई खंडों में टूट जाता तो प्रत्येक खंड नए जीव का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। उसे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। कई खंड में भी तोड़ दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पुनः पूरा शरीर उसका निर्माण कर लेता है। इसी विधि को हम कहते हैं पुनर्जनन विधि। प्लेनेरिया के सूचक नेत्र बिंदु तथा गैंग्लियन खंडित काटना कहलाता है। अब ये फिगर को मैं दिखाता हूँ। ये इस तरह से फिगर बनता है, यहाँ तो कोशिश करेंगे बनाने का हम। ये देखिए इस तरह का फिगर रहता है ये प्लेनेरिया का, है ना ये। और इसका एक जगह से 2 जगह से कट, ये नेत्र बिंदु बना देता हूँ मैं, 2 जगह से कट किया। तो यहाँ से ये तो पार्ट आपको इतना ही है, ऊपर का पार्ट में दिखा रहा इतना ही है, बीच का पार्ट इतना है, और जो अंतिम पार्ट है इतना है, यही है ना। अब यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर का जो हिस्सा, ये वाला पार्ट है ना, तो ये पार्ट भी क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा प्लेनेरिया बना लेते हैं। बीच वाला पार्ट है, ये तो केवल बीच है इसमें, फिर भी ये क्या करते हैं, पूरा पार्ट मिल करके क्या बना लेते हैं, पूरा प्लेनेरिया बना लेते हैं। ये तो नीचे का पार्ट है, यहाँ से देख सकते हैं, ये पार्ट से ये बना, ये पार्ट से ये बना, और ये पार्ट से ये बनने वाला है, ठीक है। ये पार्ट से तीनों खंडित कर दिया मैंने, तो यहाँ से आपको क्या बनेगा, ये भी पूरा का पूरा बना लेगा। ये देखिए ऐसा। तो ये कई हिस्सों में भी काट देंगे तो पर भी पुनः शरीर इसका बन जाता है। इसी को मैं क्या कहता हूँ यहाँ से, तो प्लेनेरिया में आपको अलैंगिक जनन विधि द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, तो किससे होता है, तो वो होता है पुनर्जनन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला आइए, एक है बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन का एक और हिस्सा है जिसका नाम है बीजाणु जनन। ये क्या होता है, तो शायद नाम सुने होंगे कवक का, राइजोपस का,
ठीक है। तो बीजाणु जनन किस में होता है, एक तरह के बहुविखंडन है ये, है ना। कहता है बीजाणु एक कोशिका पतली भित्ति वाला है, ये केवल प्रतिकूल वातावरणीय कवकों, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में बनते हैं। प्रकीर्णन द्वारा बीजाणु दूर दूर फैलते हैं और अनुकूल स्थल पर अंकुरित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। शायद आपको बगल में दिख रहा होगा फंगस का फिगर, राइजोपस वाला। कहता था कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट, मतलब राइजोपस फंगी जो है उसका मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहता हूँ, इसको जूम करके आपको हम बताते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों प्यारे भाई, यहाँ से देखिए ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये गोल वाला दिख रहा है, इसका नाम है स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी, है ना। इसी के अंदर बीज होते हैं। और ये जो वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो आपको हिस्सा दिखाई देता है, उसे मैं क्या कहता हूँ, इसका नाम है स्पोरेंजिपोर, स्पोरेंजिफोर कहते हैं इसको, इसी का, ठीक है। ये जो डंठलवा दिख रहा है आपको, स्पोरेंजिफोर कहता हूँ इसको। अब ये वाला जो लगा हुआ पेड़ के मतलब जड़ जैसा, इसका नाम है हाइफा। क्या नाम है, हाइफा नाम है। कई कई भी हाइफा जुटा हुआ रहता है, तो पूछता है कि हाइफा किससे संबंधित है, तो मोल्ड से, राइजोपस से, ठीक है। ये हाइफा हो गया। ये देखते हैं अब इसी स्पोरेंजियम गोल गोल वाला जो दिख रहा होगा, इस स्पोरेंजियम में बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं बीज, ठीक है। अब बीज परिपक्व हो जाएंगे तो क्या होते हैं, फिर से बीज फट के और नीचे भूमि पर आ जाते हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा स्पोर्स, इसके अंदर रहते हैं स्पोर्स, मतलब बीज रहते हैं। बीजाणुधानी के अंदर क्या रहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको बीजाणुधानी, और इसके अंदर रहते हैं बीज, ठीक है। स्पोर्स जिसको कहते हैं उसको बीज बीज रहता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो शायद ये बात आपको समझ में यहाँ तक तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं आप, फिगर देख के समझ सकते हैं कि क्या होता है स्पोरेंजियम वाला में। हवा आता है, दूर भगा कर लेके चला जाता है इसको, ठीक। चलिए मैं अगला जो टॉपिक है उस पर चल रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है, एक है खंडन, ठीक है। ये खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन, ये क्या होता है उसके बारे में सीखिए। अब देखिए खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन क्या है। कहता पानी, ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में स्पायरोगैरा, इलोथ्रिक्स आदि तंतुमय शैवाल तथा कवक, है ना, कवकों को तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड में एक अथवा एक से अधिक कोशिका विभाजन करके नया तंतु बनाता है, ठीक है। तो नया तंतु बनाता है, तो ये क्या है, स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा क्या है, एक बहुकोशिकीय है जिसमें फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, खंडन विधि द्वारा, अपखंडन विधि द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका भी कई एक, ये जो आपको इसमें तो दिख नहीं रहा है ना, तो इसको चलो मैं थोड़ा सा इसका फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करके। ये देख सकते हैं, ये जो दोस्तों जो बिंदी बिंदी दिख रहा है ना, ये जो शायद आपको बिंदी बिंदी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ बिंदी बिंदी दिख रहा है ना इस पे पट्टी पे, तो वो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्या होता है, हरित लवक। यहाँ देखो दिया हुआ है सर्पिल हरित लवक, ये हरित लवक होता है। और ये आपको ही पता है कि जितने भी शैवाल हैं सबका सब स्वपोषी हैं, है ना। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है ना जी, वहाँ पे क्लोरोफिल है उसके अंदर। तो अब ये इसको कहीं कोई भी हिस्सा से काट दीजिए, यहाँ से काट दो, चाहे यहाँ से काट दो, यहाँ से, तो फिर से पुनः देख लो, दो जगह, एक जगह कट लगाया तो एक इधर बन गया, वही वाला दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पुनः बन जाता थी। स्पायरोगैरा में आप खंडन विधि या फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, सॉरी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, याद रखिएगा आप कि इसमें कौन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। चलिए अगला टॉपिक आ रहा है आपके पास, कायिक जनन। ये कायिक जनन में क्या है उसके बारे में आइए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको दिख ही रहा होगा। कायिक जनन क्या, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग, पुष्प को छोड़कर नए पौधे विकास करते हैं, तो उसको मैं कहता हूँ कायिक जनन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसी को कहता हूँ, इसको वर्धी जनन भी कहते हैं, कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं इसको। कायिक प्रवर्धन से प्राप्त सभी पौधे आनुवांशिक गुणों में जनक के समान होते हैं, बिल्कुल। अरे अलैंगिक जनन का पार्ट है भाई, तो अलैंगिक जनन का पार्ट जितने भी होंगे तो उसमें किसी तरह का कोई विभिन्नता दिखेगा क्या, परिवर्तन दिखेगा, नहीं दिखेगा। चलिए, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक हो भी नहीं करता है, तो कहाँ से होगा विभिन्नता इसमें, ठीक है। तो कायिक
जो कायिक है, कायिक प्रवर्धन, क्या, हाँ, कायिक प्रवर्धन से प्राप्त सभी जीव आनुवंशिक गुणों में जनक के समान होते हैं। कायिक या वर्धी जनन, तने, जड़, पत्तियां, बताया था मैंने, है ना, इंट्रोडक्शन जो सबसे पहला जो था इसका पहले रूप पेज में, तो वहाँ पे दिया था ना कि आपको इसमें जड़, तना, पत्तियों द्वारा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्राकृतिक रूप से, है ना। कलम लगाना कृत्रिम तरीका है, कायिक जनन का कलम लगाना, दाव लगाना, गोटी बांधना, ये सब कृत्रिम तरीके हो गए। तो इसके बारे में पढ़ना है। ये प्राकृतिक विधि क्या है, तो ये दिख रहा होगा दोस्तों आपके पास आलू, है ना, ठीक है, आलू दिख रहा है जो बच्चों की सबसे पसंदीदा चीज़ है, ठीक है। आप लोग भी तो खाते होंगे ना पसंदीदा, अरे भाई डेली डेली खाओगे आलू, उसमें क्या रहेगा भाई, ठीक है। हरा सब्जी खाया करो, ठीक है, विटामिन सी लिया करो। जड़ द्वारा शकरकंद, दहेलिया, शीशम आदि सभी जड़ द्वारा अलैंगीकरण करते हैं, वृद्धि करते हैं अपना, ठीक है। तना के द्वारा पिस्टिया और जलकुंभी करते हैं तना द्वारा, ठीक है। जलकुंभी के बारे में एक और थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूँ कि जलकुंभी जिस जल की सतह पे रहते हैं ना, तो वहाँ में ऑक्सीजन की मात्रा जो है को कम कर देते हैं। हैदराबाद में स्थित जो हुसैन सागर झील है तेलंगाना में, तो वहाँ का जो झील है जलकुंभी ग्रस्त है, जिसके कारण उसके अंदर रहने वाले जो जलीय जीव है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और वहाँ का जलीय जीव मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कि जो आपका ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। जहाँ आप आते जाते हैं देखते सड़क के किनारे बहुत सारे मतलब खेत में एकदम जलकुंभी लोटनी जैसा जो घड़ा होता है ना, उस घड़ा के जैसा आपको दिखाई देता होगा, हरा हरा, है ना, तो वही आपका क्या है, जलकुंभी है। उसमें एरन कायमा पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं। कहता है अब यहाँ से तनों के द्वारा क्या होता है, तो दुभी घास जड़ या तना द्वारा निकलकर भूमि के समानांतर होना है, तो ये आपका यहाँ से दुभिया घास आ जाएगा। भूमिगत तना, आलू, क्वेश्चन पूछता है भूमिगत तना का उदाहरण कौन है, तो आलू है, अदरक है, हल्दी है, प्याज है, लहसुन है। ये सब किसका उदाहरण है, भूमिगत तना का। आलू, अदरक, जैसे बेचता नहीं, ओ ले लो आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, चना, लहसुन, मतलब जो भी है ना, तो ये सबका सब जो है ये आपको आलू, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, ये सबको माना गया भूमिगत तना। क्या दोस्तों, भूमिगत तना। चलिए तो आइए आगे। पत्तियों के द्वारा अजूबा या ब्रायोफिलम, इसको कहते हैं अजूबा, ब्रायोफिलम, पत्थरचूड़ भी कहते हैं इसको। और फर्न जो होते हैं ना, इसमें दिया ना एग्जाम्पल, फर्न के पत्तियों पर से ही कलिकाएं निकलती है। तो इसमें देख सकते हैं, अच्छा आलू वाला में देख सकते हैं आप, बर्ड होता है, ट्यूबर, और यहाँ देखिए आँख निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, और यहीं से नया आलू बनता है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, है ना, ओल्ड पोटैटो है ये ट्यूबर, और जहाँ जहाँ इसको आँख दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ से आपको क्या निकलेंगे, आलू का ये निकल जाएंगे भूमिगत तना से। तो आगे आइए, इसमें देखिए ब्रायोफिलम में क्या होता है, पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, ठीक है। तो पत्ती जो होता है ना, जो उसका लीफ होता है, उसके लीफ से नीचे देखिए यहाँ यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से क्या होता है धीरे धीरे नीचे मतलब निकल जाते हैं। यहाँ देखो ये कलिका इसको दिखाया गया है, इधर देखिए, है ना, ये निकल जाते हैं यहाँ से ब्रायोफिलम के पत्तियों के किनारे में ही, मार्जिन पार्ट में ही, मार्जिन पार्ट हुआ ना चारों तरफ का, वहाँ से निकल जाते हैं। अब तब क्या होता है, जब ये देखते वृद्धि कर जाता है, तब इसको एक पत्ती को तोड़ करके जमीन में गड़ देता है सीधे, काल परेशान होगा वो, सीधे रोप देता है। वही लिखा है प्लांटलेट्स ग्रोइंग इन द मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम लीफ। तो इसके किनारे भाग में जो है, या तो किनारे भाग पूरे पत्ती ही गड़ दो नीचे तो हो जाएगा। कलम लगाना, कृत्रिम मेथड चालू हो गया। ये कृत्रिम मेथड में चालू हो गया, तो सबसे पहले आया कलम लगाना। ये कलम लगाना क्या है, लिखे वाला कलम ना जी ना, ये लिखने वाला कलम नहीं है, ये गुलाब वाला कलम है। फूल है गुलाब वाला कलम, वही वाला है। फूल तो है ही है गुलाब का, सुगंध भी लेना है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो चलिए गुलाब का फूल पहले बनाने सिखा देते हैं हम, बहुत जल्दी, बहुत आसान है। मैंने बनाया कई एक बार बोर्ड के ऊपर, बच्चों ने कहा सर आप बहुत जल्दी बना देते हो। तो बच्चों सबसे आसान किसी का फूल बनाने का है तो गुलाब का ही है, ये देख लो कितना जल्दी बना दिया, ठीक है। तो आप लोग भी सीख गए होंगे गुलाब का फूल कैसे बनता है। चलिए ये नहीं आने वाला इधर। कलम लगाना सबसे पहले कृत्रिम मेथड में आ गया।
तो अच्छे विकसित पौधे को कलिका युक्त शाखाओं को काटकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं प्यारे भाई कलम लगाना। जैसे केला, गुलाब, गन्ना, ये सब का क्या है? कलम लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? कलम। अब ये मत समझ जाना सर आपने तो कहा कलम लगाते हैं, ये मत जाकर कलम गड़ देना मिट्टी में, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और है ना, थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो ये देखते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका ये जो कटा हुआ पार्ट है यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसको लगा दिया नीचे, ये दिख रहा होगा। फिर यहाँ से देखो नया पार्ट, नया पौधा विकसित हो गया, ये दिख रहा होगा। तो ये कलम लगाना का मतलब काट के नीचे लगा दो। जैसे गन्ना को कैसे रोपते हैं आप पता है ना, बीच से काट देते हैं, है ना। ये मान लो गन्ना है, यहाँ से यहाँ लंबा गन्ना है, 1 2 यहाँ पार्ट है, यहाँ पे पोरा जिसको कहते हैं यहाँ पे होता है, यहाँ से इसको एक काट के निकाल लिया जाता है, फिर यहाँ से काट के निकाल लिया जाता है और इसको ज़मीन में गड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये फिर विकसित होता है। तो ये कलम लगाना हो गया, ठीक है। दाब लगाना क्या है? पौधों के शाखा को छीलकर मिट्टी में दाब दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जड़ निकल आ जाता है, इसको कहते हैं दाब लगाना। जैसे एक पेड़ बना रहा हूँ मैं, जैसे एक पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ की ये शाखा है, अब ये शाखा को क्या किया आपने, झुलवा झूलते झूलते इसको ज़मीन में क्या किया, गाड़ दिया। जब ज़मीन में इसको गाड़ दिया तो ये क्या होगा, यहाँ छील के गाड़ दिया तो यहाँ से क्या देखा उन्होंने कि निकलना चालू हो गया, क्या, जड़, सोर निकलना हो गया, रूट निकलना चालू कर दिया। और यहाँ से फिर जब ये वृद्धि कर जाते हैं तो यहाँ पर से काट देते हैं, तो यहाँ से पुनः एक फिर नया पौधा बन जाता है। तो इसी को कहता हूँ मैं क्या, दाब लगाना, है ना। मान लो झुलवा झूलते गया और कह रहे इसको नीचे दबा के मिट्टी में दबा दो, तो हो गया दाब लगाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे दिया है गुटी बांधना या कलम बांधना। इसमें क्या होता है ना कि खराब के कटे भाग के साथ अच्छे पौधों को बांधकर बनाया जाता है। इसको कौन सा, जिसको कहते हैं कलम बांधना या रोपण, ग्राफ्टिंग जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ना, जो ऊपर का पार्ट होता है उसके कहते हैं सीकॉन, और नीचे का जो पार्ट होता है उसके कहते हैं स्टॉक। बहुत बार पूछता है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है कि ऊपर का हिस्सा किसी और पेड़ का भी रह सकता है और नीचे का हिस्सा किसी और पेड़ का भी रह सकता है। तो ऊपर का नीचे का हिस्सा इसका कमज़ोर था, बट ये अब इसके जो है नीचे का हिस्सा मजबूत था, तो इसलिए दोनों को क्या कर किया गया, बांध दिया गया। यहाँ ये हो गया ग्राफ्टिंग। तो यहाँ से एक नए प्रजाति, नए पौधा का निर्माण होता है और यहाँ से वार्प किया जाता है इसमें मोम वगैरह लगा के, ताकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह ना लगे। समझ में है। तो ये कलम बांधना क्या है, रोपण। तो एक मतलब खराब पौधे और एक अच्छे पौधे को क्या किया जाता है, दोनों को बांध दिया जाता है एक साथ, खराब के कटे भाग के साथ अच्छे पौधे को बांधकर, है ना। ये खराब कटे भाग था, इसमें लगा दिया तो पुनः विकसित हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे आइए। करा कि जिन पौधों के सुसुप्ता अवस्था अधिक होती है, सुसुप्ता अवस्था मतलब जर्मिनेट, मतलब अंकुरन होने में बहुत समय लेता है, अधिक लंबी होती है, उसे कायिक प्रवर्धन द्वारा कम समय में लगा दिया जाता है। जैसे लिली, है ना। जिन पौधों को अधिक लंबा समय के बाद अकुरता है, अगर मैं मटर का बात करूं, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पीसम स्टाइबम। वो तो आपका 7 से 14 दिन के अंदर ही वो डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, अंकुरित हो जाता है। मतलब कहता है कायिक प्रवर्धन द्वारा समान जीव संरचना वाले पौधे या जंतु, अर्थात इस प्रवर्धन द्वारा विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा, सही बात है। कहा कि विलुप्त कैसे होगा, ये किसी तरह से कायिक प्रवर्धन द्वारा हम रख सकते हैं, ठीक है। कहता है जातियों की शुद्धता को कायम रखता है। कौन, जातियों की शुद्धता को भी कायम कौन रखता है बताइए। क्योंकि आपको उसमें किसी तरह का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ नहीं, कोई दो नया जीव आया नहीं, कोई ना कोई तो एक ही जीव है, जिसके कारण ये कहानी झेलना पड़ रहा है इसको, ठीक है। तो शायद ये आपको समझ में आ गया। हानि क्या है इसका, पर्यावरण को झेल नहीं पाते हैं, जो मतलब कि कृत्रिम विधि से जिसको भी हम बनाते हैं, करते हैं, तो आपको वातावरण को बहुत कम झेल पाते हैं, मतलब कि बहुत कम पनप पाते हैं, वो डेथ कर जाते हैं, मर ही जाते हैं, ठीक है। अब एक है उत्तक संवर्धन, अब उससे नहीं हो पाया तो आ गया उत्तक संवर्धन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में टिश्यू कल्चर। ये उत्तक संवर्धन क्या है,
कहता है उत्तक संवर्धन किसको में करते हैं, तो उसी में करते हैं कि जिसके अंदर कोई बीज नहीं लगता है, जिसके अंदर अच्छा शाखा नहीं होता है, तो उसी के अंदर हम क्या करते हैं, तो उत्तक का संवर्धन करते हैं। तो उत्तक के संवर्धन में क्या होता है, तो उत्तक के जो संवर्धन होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, उस पेड़ पौधे के जो शीर्षस्थ पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर की हिस्सा, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ बना दिया हमने, इसके ऊपर की हिस्सा से क्या किया जाता है, उसके सेल को खरोच के रखा जाता है। ठीक है, आपको वहाँ से लाएगा, बैठाएगा, मतलब तोड़ करके उसको लाएगा घर पर क्या पेट्री डिश में लाओगे ना भाई, तो पेट्री डिश में लाना है। अभी मैं बताता हूँ पेट्री डिश क्या है। पेट्री डिश मतलब एक ऐसा है, उसमें सारा केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं लगे हुए, मतलब बर्तन टाइप का होता है। ठीक है, तो उत्तक का संवर्धन क्या है, इस प्रकार के कृत्रिम प्रवर्त के स्वस्थ वंचित पौधे से उत्तक का एक छोटा टुकड़ा काट कर लिया जाता है और इसे किसी बर्तन में रखे पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है। जो पेट्री डिश है उसमें वो सारा पदार्थ होता है जिससे कि उसकी कोशिका में वृद्धि हो सके। ठीक है, उपयुक्त तापमान, आर्द्रता, अनुकूल परिस्थितियां में उत्तक या टुकड़ा उत्तक का एक असंगठित पिंड बन जाता है जिसे कैलस कहते हैं। अब जैसे उसके अंदर लगा देता है ना, कई एक डब्बा लेता है, जैसे एक यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, 5-6 रहता है उसमें, और एक में जैसी वृद्धि वो करेगा तो उसको पुनः क्या किया जाता है, कहीं मिट्टी में गाड़ के लगा दिया जाता है, तो वही उसको कैलस कहते हैं। तो कैलस किससे संबंधित है, तो उत्तक के संवर्धन से। तो उत्तक के संवर्धन लैंगिक में होता है कि अलैंगिक में, तो अलैंगिक में होता है। किस में होता है, और जिसमें सर बीज वगैरह नहीं लगते हैं, तो उसमें संवर्धन हम कर सकते हैं कृत्रिम तरीकों से, जिस पौधे में बीज नहीं लगते हैं। ठीक है, जिसका बीज नहीं होता है। कैलस क्या होता है, कैलस जैसे जो कोशिका खुरच के लाते हैं ना हम लोग, मतलब उसकी शीर्षस्थ पार्ट से उसी को अभिरंजित किया जाता है और वहाँ से उसको क्या किया जाता है, पेट्री डिश में वो सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ये पेट्री डिश है, मान लो उस पेट्री डिश के अंदर वो सारी चीज़ें होती है जिससे कि आपका जो ग्रोथ हो सके उस पौधों का, ठीक है, उस सेल का। तो सेल जैसी ग्रोथ करना चालू करता है उसका नाम पड़ जाता है कैलस, मतलब छोटे छोटे पौधा के रूप में कन्वर्ट हुआ, उसे क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस के एक छोटे भाग के को पृथक कर अन्य हार्मोन युक्त माध्यम में रखा जाता है जो यहाँ विकसित एवं विभेदित होकर पादप बनाते हैं। इन पादपों को जमीन में या गमले में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है जो अपने जनक पौधों के समान होते हैं। इस तरह उत्तक संवर्धन कायिक जनन का एक आधुनिक तरीका है। इस विधि से अनेक पौधे जैसे गुलदाउदी, शतावरी, आर्किड आदि में नए पौधों और एक पूर्वजक है या क्लोन कहते हैं, इसको कहते हैं, पौधों को पूर्वज या क्लोन कहते हैं। इसमें वंचित गुणों का ह्रास नहीं होता है। अगर आपका अलैंगिक जनन में वंचित गुण का एकदम नहीं ह्रास होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग गैमेट मिल नहीं रहे हैं, तो इसके वजह से। गैमेट किसको कहते हैं, तो शुक्राणु को कहते हैं गैमेट, या तो फिर अंडाणु को। शुक्राणु को मेल गैमेट, अंडाणु को फीमेल गैमेट, है ना। गैमेट को कहते हैं इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश तो है ही है गैमेट, उसको हिंदी में कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से हो गया आपका जो उत्तक में संवर्धन है उत्तकों का, वो भी आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब इसको समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है तो ज़रूर कमेंट करेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा कर दिया करिए, है ना। अगर दिल को टच करता है तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के पास भी, ठीक है, ताकि उनको भी लाभ मिल जाए। ठीक है, और वहाँ से कंपटीशन हो आपके साथ कि हाँ आपने पढ़ा तो इसमें से क्या सीखा। ठीक है, ये देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दिया मैंने, बुक को ज़रूर पढ़िए, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो 100% आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, अब आपका अलैंगिक जनन तो ख़त्म हो गया, अब लैंगिक जनन के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे हैं लैंगिक जनन में। तो ये सबसे पहले
हम लैंगिक जनन क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये लैंगिक जनन क्या है? जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा जननांगों की क्या होती है, भागीदारी होती है, उसको क्या कहते हैं, आवश्यक होती है, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। इसमें नर और मादा दोनों की क्या होती है, भागीदारी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मैं कहता हूँ लैंगिक जनन। कहता है कि जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है और नई संतान उत्पन्न होते हैं तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। बिल्कुल सही। तो उसके बाद एक टर्म आता है निषेचन। क्या होता है? जो नर युग्मक तथा मादा युग्मक है ना, नर युग्मक मतलब शुक्राणु, मादा युग्मक मतलब अंडाणु मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये एग है तो एग है क्या है, तो एग है तो क्या है, ये एग हो गया फीमेल पार्ट मतलब मादा, है ना। और ये स्पर्म है जिसको कहते हैं शुक्राणु, ये है शुक्राणु, ये क्या है, शुक्राणु है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इसको क्या होता है, इस क्रिया को कहते हैं हिंदी में निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या बनेगा, युग्मनज बनता है, युग्मनज, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट बनते हैं। तो मेल प्लस फीमेल मतलब कि जो अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से क्या बनता है, तो युग्मनज। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन। नर जनन अंग नर जनन कोशिका से बने होते हैं, मादा जनन अंग मादा कोशिका से बने होते हैं। नर जनन का कोशिका अंग शुक्राणु है, मादा जनन कोशिका का युग्मक को अंडाणु कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो युग्मक समझ में आया। युग्मक क्या होता है, हिप्लाइड होता है, आगुणित होता है ना। जैसे स्पर्म तो आगुणित, ओव्यूल ओभा जो है, ओव्यूल क्या है, अंडाणु, वो भी आगुणित होता है, मतलब एक अकेला, है ना, शुक्राणु अकेला, ऐसा। आगुणित मतलब ऐसे द्विगुणित, तीन गुणित कैसे कहता है, 2 गुना 3 गुना, तो ये अगुणित है, मतलब कोई गुना नहीं है। कैसे कहता है, 9 गुना 10 गुना, तो ये आगुणित होता है ना। कहता मनुष्य एक लिंगी जीव है। एक लिंगी जीव मतलब समझे, मतलब केवल इसमें कोई या तो मेल गेमेट होगा या तो फीमेल गेमेट होगा, मतलब कि या तो शुक्राणु होगा या तो अंडाणु होगा। शुक्राणु को कहते हैं नर युग्मक और अंडाणु को कहते हैं मादा युग्मक, ठीक है। नर तथा मादा युग्मक आपस में संलयित होता है तो क्या होते हैं, तो उसको कहते हैं निषेचन। और उसके उपरांत, निषेचन के उपरांत बनते क्या है, तो युग्मनज, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए आगे क्या है उसको मैं देखता हूँ जरा। आगे है कि जीवों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले पौधों में लैंगिक जनन है, उसके बाद जंतुओं में लैंगिक जनन है। तो हम सबसे पहले आपको सिखाते हैं पौधों में लैंगिक जनन। ये पौधों में लैंगिक जनन क्या है, तो पौधों में लैंगिक जनन होता है पुष्प के द्वारा, मतलब फूल के द्वारा। तो सबसे पहले फूलों का अध्ययन बता दिया, मतलब एंथोलॉजी। फूल मुख्य रूप से पौधों का जनन अंग होता है। क्या होता है, जनन अंग होता है। फूल का मुख्य कार्य प्रजनन के सहायता से फल का निर्माण करना होता है, ये भी आपको पता है। कहता फूल के 4 भाग दिखाई देता है, मतलब 4 भाग होते हैं। ये देखिए, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। पुमंग को कहते हैं नर पार्ट है पुमंग को, और जयांग को कहते हैं स्त्री पार्ट है ना। नर हो गया पुमंग, स्त्री हो गई जयांग, स्त्री केसर। इसे कहते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम, इसको कहते हैं गायनेसियम। स्पेलिंग पर थोड़ा है ना, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए एक फ्लावर का मतलब पार्ट बताया कि कैसे क्या होता है उसके बारे में। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फ्लावर कहीं बना हुआ है क्या, हाँ यहाँ तो बना हुआ है, यहीं पे आपको समझा देता हूँ। चलिए हम आपको सबसे पहले समझा ही देता हूँ इसके बारे में। ये फूल है बना हुआ, इसमें थोड़ा दिख तो नहीं रहा, और कोई फ्लावर है क्या, इसमें तो नहीं है। चलिए इसी में कोशिश करता हूँ समझाने का। ये पार्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमको भी। यहाँ से हिंदी लिखना पड़ेगा ना, लिखाता है थोड़ा सा। चलिए लिखूँगा और क्या। आइए, तो इसमें 2 पार्ट आपको दिख रहा होगा। ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये बीच का जो पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए, जो बीच का पार्ट दिख रहा होगा यहाँ से आपको, ये जो बीच पार्ट दिख रहा होगा इसका नाम है आपका क्या, चलो मैं अपना खुद से ड्राइंग बनाता हूँ फ्लावर का, उसके बाद हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए
ये भाई मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा ये तो और ख़राब बन गया। चलिए मैं थोड़ा सा इस तरह बनाता हूँ, ऐसे बनाने की प्रयास करता हूँ मैं, ठीक। और यहाँ से थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। हम आपको समझाने लायक बना देंगे। और इसमें यहाँ से अंतर रहता है, निकला हुआ कई एक कि कहीं भी निकला हुआ रह सकता है इसको। ये देखिए, तो इसका ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीच वाला पार्ट जिसको मैं ओवर राइटिंग कर रहा हूँ, तो इस पार्ट का नाम है स्त्री केसर। और स्त्री केसर के भी 3 पार्ट हैं। क्या नाम है इसका? स्त्री केसर नाम है, स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर नाम है इसका। और इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन है 3 पार्ट, उसका नाम समझिए। सबसे ऊपर है, तो ऊपर वाले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को वर्तिकाग्र। जो यहाँ पे होता है, जहाँ सकरा पार्ट दिखाई दे रहा है, सकरा पार्ट, तो इसके कहते हैं वर्तिका स्टाइल। अस्टिग्मा ऊपर वाले को, बीच वाले यहाँ पे अस्टिग्मा मतलब स्टाइल, इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। और ये जो पार्ट लोटनी जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? अंडाणु। ये अंडाशय हो गया। अब ये नर पार्ट कहता है, जो ये दिख रहा है ना आपको, इसे नर भाग कहते हैं। और इसी को कहते हैं पुमंग या पुंकेसर। ये ऊपर पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है परागकोश। क्या नाम है? परागकोश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। समझ में आया? तो इस तरह से ये फ्लावर का पार्ट है। तो नाम याद रखिएगा। मेल पार्ट को कहते हैं पुमंग, फीमेल पार्ट को कहते हैं जयांग, ठीक है। और यहाँ से इसका 2 पार्ट है, परागकोश, और यहाँ से फिलामेंट तंतु, जो यहाँ से गया हुआ उसको तंतु कहते हैं। इसका 3 पार्ट है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आते हैं, एक एक करके आपको सिखाते हैं। चलिए यहाँ से आइए। कहता है कि जब फूल कली अवस्था में रहती है, तो उसे सुरक्षा कार्य करने का कार्य किसका है? बाह्यदल पुंज का। किसका है? बाह्यदल पुंज का। आगे बताएंगे। उसमें एक टुकड़ा को सैंपल कहते हैं। जैसे अब यहाँ से थोड़ा फिगर रहता है, यहाँ पे बार बार फिगर बनाना पड़ रहा है हमें। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से चलिए कुछ इस तरह बना दिया। उसके बाद ये डंठल होता है नीचे, यही डंठल होता है ना, नीचे डंठल होता है ना फूल का, तो इसको कहते हैं हम कैलिक्स पार्ट। यही कैलिक्स पार्ट है ना। बाह्यदल पुंज इसी को कहते हैं, जो हरा हरा वाला रहता है ना यहाँ पे, उसको कहते हैं बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज है, जब फूल कली अवस्था में रहता है तो सुरक्षा कौन करता है? तो बाह्यदल पुंज। एक टुकड़ों को सेपल कहते हैं, बाह्यदल पुंज है ना। ये बाह्यदल पुंज के एक टुकड़ा को क्या कहते हैं? सेपल, ठीक है। हरा हरा वाला को सेपल कहते हैं। बाह्यदल पुंज हमेशा हरे रंग का होता है। अब समझ में आ गया? 5 गो 6 गो होगा हरा वाला लगा हुआ, क्योंकि कली अवस्था में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा फूलों को भोजन मिलता है, इसलिए ये बाह्यदल पुंज कली अवस्था में उसको भोजन देता है। अगला है कि वृंत, वृंत है, वृंत नहीं, वृंत तथा पुष्पासन को फूल का भाग नहीं माना जाता है। वृंत और पुष्पासन को फूल का भाग नहीं माना जाता है। ये वृंत है, मतलब जिसको पकड़कर हम किसी को फूल देते हैं, तो उसको कहते हैं वृंत। ये पार्ट आपको दिख रहा है जो, क्या है? ये वृंत है। ये क्या है? वृंत। और जो ये जहाँ पे बैठा होता है पुष्प, उसका नाम है पुष्पासन। जैसे मैं बना रहा हूँ, जिसे कोशिश तो बनाने का रहबे करेगा ना। ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वृंत पार्ट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो ऐसा ऐसा रहता है, इसको कहते हैं पुष्पासन, जिस पर पुष्प बैठा होता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में थैलेमस, पुष्पासन हो गया ये। तो ये पुष्पासन का भाग नहीं माना गया है, उसको याद रखिएगा। दलपुंज रंगीन होता है भौरों को आकर्षित करने के लिए। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ऐसा ऐसा दिखता है, हरा मतलब गुलाबी लाल, तो इसको कहता हूँ दलपुंज। दलपुंज रंगीन होता है,
हम किसी फूल के रंग की पहचान किसको देखकर करेंगे? दलपुंज। दलपुंज को कहते हैं क्या? पंखुड़ी भी कहते हैं, ठीक है, उसी को पेटल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। रात में दलपुंज में सुगंध होता है, दलपुंज में सुगंध होता है। रात में खिलने वाले फूल ज़्यादा सुगंधित होते हैं, जिसके कारण भंवरों का आकर्षण सुगंध से करता है, जिस वजह जैसे रात रानी है ना, क्योंकि पोलिनेशन तो चाहिए ना उसको, परागन के लिए चाहिए ना उसको, तो इसके लिए फूल का पार्ट दिखाई दे रहा है सब, ठीक है। रात में खिलने वाले फूल का ये कहानी है, रात में खिलने वाले फूल का यही तो कहानी हो गया, ठीक है। और यहाँ से चलिए मैं बता रहा हूँ, कहाँ गया भाई, हाँ चलो यहाँ है का। दिन में खिलने वाले फूल जो होते हैं क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन, मतलब उसमें रंग रहेंगे, ठीक है, रंगीन होते हैं। बट रात में खिलने वाले फूल क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं, कलरलेस, बट सुगंधित होते हैं। फूलों का रंग किसे देखकर पता लगाते हैं? दलपुंज देखकर। दलपुंज के एक टुकड़े को पेटल कहते हैं। एक टुकड़ा यहाँ से फेंकेंगे तो किसको फेंकेंगे हम? पेटल को फेंकेंगे। यहाँ फिगर है उसको दिखाने के, हाँ ये देखिए, एक टुकड़ा को मैं ये एक टुकड़ा है दलपुंज का, ये एक टुकड़ा है, ये एक तीन टुकड़ा दिख रहा है गुलाबी गुलाबी। एक टुकड़ा को फेंकेंगे तो उसको कहते हैं दलपुंज। अब ये देखिए, इस ये जो बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है, यही फीमेल पार्ट है। हम आपको कुछ देर पहले बताए थे ना, है ना, इसी में सारा कुछ है। देखो ये बना हुआ फिगर है, इसमें देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया भाई, यहाँ से देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बीच वाला पार्ट, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। दूसरा कलर कौन सा ले लूँ? चलो मैं गुलाबी लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, तो ये फीमेल पार्ट है ना। और इसका तीन हिस्सा है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है, एक यहाँ वाला हिस्सा है, और एक ये लोटकी जैसा आपको दिख रहा है, ये लोटकी वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इस सबका अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है हम उसके बारे में देखिए लिखते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहता हूँ। जो यहाँ वाला है उसे कहता हूँ वर्तिका, और यहाँ पर जो है उसे कहता हूँ अंडाशय, ठीक। और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, बहुत सारा लंबे लंबे जैसा पीला पीला, तो इसमें इसको जो यहाँ से यहाँ गया है, ये मेल पार्ट है। ये पूरा फीमेल पार्ट आपको दिख रहा है, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। और ये इसको कहता हूँ मेल पार्ट। मेल पार्ट का आपको भाग है इसका, एक का नाम है तंतु, जो इतना लंबा उसको तंतु। इसके ऊपर जो दिख रहा है ये वाला, उसका नाम है परागकोश, परागकोश। परागकोश में क्या रहेगा? परागकण रहता है। क्या रहता है? परागकण। तो ये आपको दिख रहा होगा। और ये जो हरा वाला दिख रहा है, ये देखिए नीचे की ये वाला, इसका नाम है क्या? बाह्यदलपुंज। ये रंगीन पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना बड़ा वाला पत्ती, ये पंखुड़ी या इसको कहते हैं दलपुंज, ठीक है। और नीचे जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसका नाम है वृंत। अब ये वाला पार्ट जो यहाँ दिखाई देता है, जिस पर फूल बैठा हुआ पुष्पासन, अब बीच में ये अंडाशय है जो कि यहाँ दिख रहा होगा। तो शायद ये बात समझ में आए। ये परागकोश है, परागकोश में होता है परागकण। तो परागकण का कहाँ? वर्तिकाग्र तक। परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। ये देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ क्या कहलाता है? परागन। यहाँ से देख सकते हैं आप, एक सेकेंड, क्या हो गया? अच्छा यहाँ से ये क्या? परागन, हाँ, ये परागकोश है। तो परागकोश से के अंदर होता है परागकण। तो परागकण को कहाँ जाना? वर्तिकाग्र पर। परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागन। क्या कहलाता है? परागन। परागन दो तरह का होता है, पर परागन, परागन दो तरह का होता है, पर परागन, स्वपरागन, है ना, स्वपरागन।
सर पर परागन क्या है, स्वपरागन क्या है ना, सवाल तो आएंगे ना। पर परागन क्या है और स्वपरागन क्या है। तो प्यारे भाई, अगर मैं पर परागन का बात करूं तो पर परागन का मैं बात करूं तो पर परागन क्या होता है कि अगर ये जो पर परागन है तो अगर एक ही पौधों में होता है, अगर एक ही पौधा का, जैसे ये मान ले प्लांट है, तो इसी प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है, तो इसी के अंदर आप जब पोलिनेशन होता है, परागन होता है, उसको कहते हैं स्वपरागन। मतलब एक ही पौधे के मतलब जो फूल हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट रहेंगे, तो उसको कहते हैं क्या, स्वपरागन होता है। अगर मतलब कि एक दूसरा पौधा ये है और वो दूसरा पौधा का मतलब परागकण आ गया, तो उसको कहते हैं पर परागन। स्वपरागन एक ही पौधा में होता है, लेकिन पर परागन अलग अलग पौधा में होता है ना। एक पौधा यहाँ लगा हुआ है और एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, तो इस पौधे का परागकण इस पौधे के वर्तिकाक पर चला गया ना, तो इसको कहते हैं पर परागन। ठीक है, पर परागन को अच्छा माना जाता है। ठीक है, यही वजह तो जंतु पर भी लागू होता है कि अपने बिरादरी में शादी ब्याह नहीं होती है, अलग अलग मतलब देखा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको समझाने के लिए मैं यहाँ आया था। बाकी इधर आइए, यहाँ आगे बढ़ रहा था मैं, यहाँ था, कहाँ था भाई, यहाँ था। तो बाकी धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। 3 में खिलने वाला फूल तो बता दिया मैंने सारा चीज़। अब ये देखिए, मैं अभी बताया था ना पुंमंग, पुंकेसर, फूल का रंग किसको देखकर बताते हैं, मादा भाग को ज्यांग कहते हैं। ये सारी बातें आपको दिख रहा होगा यहाँ। ठीक है, फूल के मादा भाग को ज्यांग, फूल के नर भाग को पुंमंग या पुंकेसर। अब पुंमंग जिसको कहते हैं कि नर पार्ट है, पुंमंग को नर भाग कहते हैं। इसमें 3 पार्ट पुंकेसर, परागकोश, परागकण होता है। 3 पार्ट मैंने बताया था ना, यहाँ देखिए फिगर भी बना हुआ है। अब यही फीमेल पार्ट में आइए। फीमेल पार्ट में क्या है, परागकोश के अंदर क्या भरा होता है, वो इमेले पार्ट है। परागकोश के अंदर परागकण भरा होता है। परागकोश के अंदर परागकण और अंडाशय के अंदर क्या होता है, ग्रेन्स, मतलब कि वही बीज। जयांग जो नर युग्मक का उत्पन्न करते हैं, जो नर युग्मकों का उत्पादन करते हैं, जयांग है ना। ये तो फीमेल पार्ट है ना जयांग, ये कुछ गलत लिख दिया है क्या, यहाँ से यहाँ गलत लिखा हुआ है ना। एंड्रोसियन पुंमंग होता है ना, ये तो जयांग फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिए, गलत है। मादा के 3 भाग होते हैं, एक अंडाशय लोटा जैसा होता है, गोलाकार वर्तिका और क्या होता है, वर्तिकाग्र। तो मैंने बताया था कि कहाँ वर्तिका, कहाँ सबसे ऊपर में वर्तिकाग्र होता है, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद अंडाशय। ठीक है, अंडाशय एक गोलाकार रचना है जिसमें बीजांड होते हैं। बीजांड के भीतर क्या होता है, मादा युग्मक होता है। ये जैसे देखो मैंने बना रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे है, यहीं पे होता है बहुत सारा बीज, यही पार्ट में अंडाशय है, और इसी के अंदर बहुत सारा बीज भरे होते हैं, वो इसी के बारे में लिखा हुआ है। ये ऊपर पार्ट क्या है बताइए, वर्तिकाग्र, यहाँ बीच वाला पार्ट वर्तिका, सबसे नीचे वाला पार्ट अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज। अंडाशय एक गोलाकार रचना है जिसमें बीजांड होते हैं। परागन क्या है, परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। निषेचन क्या है, परागकण को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंच जाना निषेचन कहलाता है। ये है परागकण, ये है मान लो अंडाशय, और दोनों आपस में मिल गया, क्या कहलाएगा, निषेचन। निषेचन के दौरान क्या बनेगा, युग्मनज। परागन परागन का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ होता है ना, जैसे ही उस पर कण जाएगा ना यहाँ पे, तो ये सटा लेता है अपने आप को, चिपका लेता है, फिर कहीं हटने नहीं देता है। आ गया ये परागन के प्रकार। परागन कई तरह के होता है, 2 तरह के, स्वपरागन एक ही पौधे में होते हैं, पर परागन अलग अलग पौधों में होते हैं। ठीक है, फिगर दिया क्या नहीं दिया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए जैसे कोई एक ही पौधा है, तो इस पौधा में मतलब कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी इसके अंदर है, तो अब इसके अंदर पोलिनेशन होता है तो स्वपरागन। अगर 2 अलग अलग पौधा है, इसका मतलब परागकोश है, और इस पौधे का क्या है, वर्तिकाग्र है, इस पर चला गया ये उड़ के, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पर परागन हो जाएगा। पर परागन
कीट द्वारा होता है, हवा द्वारा तो भी हो सकता है, मतलब किसी द्वारा, जूफिली भी हो सकता है, मतलब आदमियों द्वारा होता है। हवा द्वारा परागन होता है तो एनिमोफिली, आदमी द्वारा मतलब जंतु द्वारा होता था जूफिली, और जल द्वारा होता है परागन तो हाइड्रोफिली। ठीक है, जैसे धान में होता है क्या, कौन सा परागन, स्वपरागन होता है, क्योंकि धान मतलब हवा चलती है तो इधर से इधर उधर हेल डोल के इसका वर्तिकाग्र कब पर चल जाता है परागन इस पर, है ना, तो हवा द्वारा। यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए, कहता है कि जब कीट द्वारा परागन होता है तो सबसे अच्छा होता है, पंछियों द्वारा परागन और निथोफिली, हवाओं द्वारा इनिमोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली, कमल में कीट द्वारा या भैंसा द्वारा होता है, भौरा द्वारा, बड़े बड़े जंतुओं द्वारा परागन जूफिली होता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल पता है क्या है, उसका नाम है रिफ्लेशिया, अप्रोक्स 40 kg का होता है। और दुनिया का सबसे छोटा मतलब बड़ा फूल तो रिफ्लेशिया हो गया, सबसे छोटा फूल बुल्फिया होता है। ठीक है, जिसमें जो छोटा फूल बुल्फिया है, यहाँ लिखा हुआ भी है, उसमें होता है कीट द्वारा परागन। जो बड़का है सबसे रिफ्लेशिया, उसमें हाथी द्वारा परागन होता है ना। बात समझ में आ गया क्या? तो ऐसी कहानी है इसकी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे आइए। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वीडियो को शेयर क्या करिए, लाइक भी क्या करिए। ठीक है, चलिए, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, और पूरा वीडियो को देखिएगा तो मजा आएगा। परागन ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, परागन ऊपरी भाग वर्तिकाग्र पर ही होती है। निषेचन अंडाशय में होता है। अकेला कौन रहता है? युग्मक। जोड़ा में कौन रहता है? युग्मनज। युग्मनज का बड़ा रूप क्या है? भ्रूण। विकसित रूप, युग्मनज विकसित होकर क्या बनता है? तो भ्रूण। अंडाशय में केवल कितने परागकण आते हैं? 2। किसी भी फूल में मादा के अंडाशय में कितने अंडा होता है? तो 3। निषेचन के फलस्वरूप 2 चीज़ें होती है, पहला युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। तो ये सारा चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो शायद आपको ये सारी बातें समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ से शायद ये फ्लावर का पार्ट तो आपको ख़त्म हो गया है ना। तो यहाँ आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे, ठीक है, तो हम आपको इसका कमेंट का मतलब कि जो कम्प्लीमेंट देंगे आपको, आप हमको कम्प्लीमेंट दीजिएगा तो हम भी आपको जो इसके ऊपर फिर से मतलब जो आपका डाउट का है उसका एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, और ये आपको उपयोगी रहने वाले हैं, NCERT बेस्ड है, इस वजह से मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, हम तो चाहते हैं ये, तो आपको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए, अब ये यहाँ से क्या है कि आपको मानव जनन तंत्र मतलब मनुष्यों के अंदर जनन अब आ गया। तो मनुष्यों के अंदर जनन आ गया तो यहाँ से अब सीखना है कि सबसे पहले यहाँ से प्राथमिक जो क्वेश्चन आते हैं, तो प्राथमिक क्वेश्चन यहाँ से क्या आते हैं मैं बता रहा हूँ। प्राथमिक क्वेश्चन आते हैं कि किसका भाग है, ये नर जनन तंत्र का भाग है कि मादा जनन तंत्र का भाग है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। मनुष्यों में लैंगिक जनन, तो सबसे पहले नर जनन तंत्र के बारे में हम लोग सीखना चाहेंगे। ये नर जनन तंत्र क्या होते हैं? तो जो नर जनन तंत्र है उसमें आते हैं सारे उसके ऑर्गन कौन कौन है उसके बारे में। तो सबका पहले नाम याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का हिस्सा है ना। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए, आपको याद करना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि वृषण, वृषणकोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शिश्न और सहायक ग्रंथियाँ, ये सभी आपको इसका पार्ट हैं, सबको याद रखना है। इंग्लिश में क्या किसको बोलते हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या है इसके बारे में आइए। तो ये इसको कहते हैं इंग्लिश में टेस्टिस, वृषणकोश को स्कॉटल सेक्स, एधिवृषण को एपिडिडमिस, शुक्रवाहिनियाँ को वास डिफरेंसिया, शुक्राशय को सेमिनल वेजाइकल, मूत्रमार्ग को यूरेथ्रा, वेरेथ्रा लिखा गया यू होगा, सॉरी, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पेनिस जो हो गया शिश्न, और बाकी इससे कुछ सहायक ग्रंथियाँ हैं, हम फिर इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आइए, आपको यहाँ से जो है देखता मैं एक और कोई फिगर बना होगा इसमें क्या, चलिए नहीं है तो इसी फिगर में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बट एक फिगर और हम खुद ड्रॉ भी करेंगे, है ना। इस पर थोड़ा फिगर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इसमें दिख रहा होगा शायद आपको, कुछ इस तरह का दिख रहा है क्या? दिख ही रहा है। तो मैं सबसे पहले इसमें समझाने का कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर
ये कुछ आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट को कहते हैं हम क्या, टेस्टीज। टेस्टीज हमारे शरीर के बाहर होते हैं। उसका कारण है हमारे शरीर के बाहर क्यों होते हैं, उसका कारण यह है कि हमारे शरीर टेस्टीज के अंदर ही शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है, तभी शुक्राणु कोशिका जीवित रहती है, वरना मतलब रहता है, वरना डेथ हो जाता है। तो जो हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। गतिशील कोशिका शुक्राणु है, ठीक है, याद रखिएगा। तो शुक्राणु है तो ये टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस है। और टेस्टिस जिसको कहते हैं वृषण, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म बनता है शुक्राणु में, मतलब सॉरी, शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण के अंदर। ये वृषण हो गया, यहाँ पे बनता है। चलो मैं यहीं सारा बता देता हूँ। वृष्ण में बनता है क्या, थोड़ा सा और मैं पतला कर लेता हूँ यहाँ से दोस्तों। चलिए और पतला कर लिया मैंने, है ना। ये जो है ये वृषण है, इसी के अंदर बनता है शुक्राणु। शुक्राणु कहाँ बनता है, सबसे पहला पार्ट बाई पार्ट दिया गया है, इसके अंदर बनता है शुक्राणु। और जा करके स्टोर कहाँ होता है, यहाँ मतलब ये पूरा मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने का। पहले रुक जाइए, ये कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा, इस तरह से ऐसा होता है, उसके बाद फिर यहाँ से लगा होता है, ठीक है, ये इस तरह से। ये है टेस्टिस, और ये जो झोली जैसा रचना है इसका नाम है वृषण कोश। ये वृषण कोश के अंदर जिस खोली के अंदर बंद होता है टेस्टिस मतलब वृषण, उसे कहते हैं वृषण कोश, है ना। ये मतलब कि चमड़ा का बना होता है, इसके अंदर पैक होता है, जो गर्मी में शिथिल मतलब लूज हो जाता है, नीचे लटक जाता है, और ठंडे में क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इसी के अंदर ये होता है टेस्टिज वृषण, और इसके अंदर बनता है क्या, शुक्राणु। और यहाँ पे होता है अधिवृष्ण, ये बहुत घुंघरेला होता है जो हमने घुमा रहा है, यहाँ पे होता है अधिवृष्ण। अब ये अधिवृष्ण का क्या काम है, ये जो अधिवृष्ण है यहाँ पे उसका क्या काम है, तो शुक्राणुओं को स्टोरेज करना, भरण पोषण करना। अब ये जो पार्ट आपको दिखा रहा है ये 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, इसका नाम है भास डिफरेंशिया, शुक्रवाहिनियाँ, है ना, या शुक्रवाहिकाएँ कहते हैं इसको। और यहाँ पे जब जाएंगे तो यही पार्ट दिखाई देता है, यही पार्ट तो है। यहाँ से देखिए ये अधिवृष्ण है, और ये मतलब शुक्रवाहिनियाँ है, यहाँ से फिर शुक्रवाहिनियाँ है। उसके बाद यहाँ आएंगे तो सेमिनिकल वेजाइकल मिलेंगे, इस तरह से सेमिनल वेजाइकल, ठीक है। और ये सेमिनल वेजाइकल क्या करते हैं, यहाँ से एक फ्लूइड छोड़ता है, सेमिनल फ्लूइड, जो कि मतलब कि जैसी स्पर्म और प्लस सेमिनल फ्लूइड मिलते हैं तो बनता है वीर्य। क्या बनते हैं, उसको कहते हैं वीर्य बनता है, वीर्य बनता है इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है, देखिए लिखा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे दोनों तरफ। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहीं पे होता है कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड जो है शुक्राणु को निकलने से पहले जो यूरेथ्रा है, जो पेनिस है, क्योंकि पेशाब मतलब यूरिन और शुक्राणु आने का रास्ता कॉमन है, पेनिस के सहारे बाहर आना है, यूरेथ्रा के सहारे ही बाहर आना है। इसकी वजह से क्या क्या आता है, अब पता है आपको कि जो मूत्र है वो अम्लीय होता है दोस्तों। तो ये अम्लीय है, जिसके कारण क्या होता है कि कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा एक क्षारीय द्रव स्रावित होती है, और ये क्षारीय द्रव जो पेनिस की जो मार्ग है उसको चिकना और उदासीन बना देता है, जिससे क्या होता है कि शुक्राणु आसानी वे में वो क्या करे, वो बाहर आ सके, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो बाहर आ जाता है यहाँ से फिर, ठीक है। और पेनिस ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये सारा पार्ट इसके अंदर होगा। इसके बारे में देखिए सब में लिखा हुआ है कि ये जो पुरुष का जो प्रमुख जनन अंग कौन है, तो वृषण है। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण होते हैं। वृषण में स्थित क्या, जिस त्वचा के अंदर उसे कहते हैं, वृषण एक थैली में स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, वृषण कोश। वृषण कोश में कुंडित नलिकाएं को शुक्र जनन नलिका कहते हैं, जो वृषण कोश कहते हैं। इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर, गुलाबी रंग का होता है, संरचना अंडाकार होता है। टेस्टिज मतलब वृषण से निकलने वाला हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। कुत्ता के टेस्टोस्टेरोन सबसे अधिक होता है, इसलिए गंधयुक्त होता है ना। यही वजह तो है कि आपके गाड़ी के ऊपर मान ले कोई कुत्ता पेशाब कर दिया
और ये आप गाड़ी चलाते हुए चल जाएं किसी दूसरे मोहल्ले में, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ का कुत्ता भौंकने लगता है आपके ऊपर, आप कोई चोर है क्या? नहीं, वो टेस्टोस्टेरोन को सुगंध से पहचान लेता है कि किसी दूसरे के एरिया का कुत्ता मेरे एरिया में घुस गया, इसलिए भौंकना चालू कर देता है। ठीक है। बाहर जो होते हैं सैनिक वगैरह भी, वो चारों तरफ पेशाब करके बीच में सो सकते हैं वो, ताकि जंगली जानवर को ये खबर मतलब लग जाए कि यहाँ पे कोई लोग रहते हैं, तो इधर नहीं आ सकता है वो। ठीक है। ध्रुववृष्ण के अंदर बंद होता है दो मोटे स्तरीय, जिसे कहते हैं वृष्णखोल। यह शरीर से बाहर पाए जाते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण वृष्ण में होता है। कहाँ होता है? वृष्ण में होता है। या नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। सुरक्षा प्रदान करता है अधिवृष्ण को। ठीक है। चलिए आगे क्या है, इसी के अंदर और है दूसरा पार्ट है वृष्ण कोश। ये था टेस्टिस। वृष्ण का इतना सारा पॉइंट है, अगर इतना सारा पॉइंट सब किसका है? वृष्ण का। ठीक है, मतलब वृष्ण का। अब दूसरा जो टर्मोलॉजी आने वाला है वो है वृष्ण कोश। ये स्कॉटल से क्या है? कहता है ये दोनों टांगों के बीच थैलोनुमा रचना होती है, जिसमें वृष्ण कोश मतलब अंडकोश कहा जाता है। दोनों वृष्ण बंद रहते हैं वृष्ण कोश के अंदर। ये उच्च तापमान से शुक्राणुओं को बचाता है। कौन बचाता है? तो वृष्ण कोश। उसका कार्य ताप नियंत्रक का काम किसका है? वृष्ण कोश का। उसका ताप शरीर के ताप के नीचे रहता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। पूछता है मानव शरीर की तापमान कितना होता है शरीर का? तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ सी लिख दिया है। ये डोपा भाई टाइप करने वाला तो पी कर टाइप कर रहा है क्या, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कहता है कि वृष्ण कोश शरीर से बाहर क्यों होते हैं? यहाँ क्वेश्चन एक डाल दिया मैंने, तो आपको उत्तर देख रहा होंगे। इसलिए होता है क्योंकि थर्मो रेगुलेटर का काम कौन करता है? वृष्ण कोश कार्य करते हैं। ताप नियंत्रक शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। यह शुक्राणुओं को उच्च तापमान से बचाते हैं, इसलिए यह शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है। देखिएगा कि जो वृष्ण कोश है ठंडे के दिनों में सिकुड़ जाते हैं, और जो गर्मी है उसमें शिथिल हो जाते हैं, मतलब नीचे लटक जाते हैं, क्योंकि तापमान को रेगुलेट करके उस शुक्राणु को जिंदा रखना चाहता है। या जाड़े में सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, जाड़े में सिकुड़ जाते हैं, और ये गर्मी में शिथिल होकर नीचे लटक जाते हैं, क्योंकि उसको तापमान को नियंत्रित करना होता है। ठीक है। अब यहाँ से है अधिवृष्ण, तीसरा पार्ट आ गया। अधिवृष्ण क्या है? अधिवृष्ण कहता है इसका कार्य वृष्ण के शुक्रवाहिनियां में पहुंचाने का मार्ग देना है। स्खलन से पहले शुक्राणुओं को संचय करके पोषण प्रदान करना, निषेचन के लिए शुक्राणुओं को परिपक्व करना। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, कुंडलित होने की लंबाई 8-4 सेंटीमीटर। संरचना पतली नलिका अत्यधिक कौमा जैसी होती है। शुक्राणुओं का संगरण स्थान अधिवृष्ण है। शुक्रवाहिका शुक्रवाहिनी। अब चौथा में आ जाइए, ये 4 नंबर पार्ट में आइए। ये 4 नंबर पार्ट में क्या मिलेगा? अब आइए 4 नंबर पार्ट में, कोई दूसरा ले लेता हूँ मैं। 4 नंबर पार्ट में आइए। कहता है यह इसकी दीवार मांसल और संकुचित होती है। यह वृष्ण नाल में पहुंचकर मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती है। यह मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती हुई थैली जैसी रचना शुक्राशय में जाकर खुलती है। लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें चिकने तरल पदार्थ का स्राव होता है, जो शुक्राणुओं के नली को चिकना बनाता है, जिससे आगे की ओर खिसकता रहता है। सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म तो बनता है सीमेन, जिसको कहते हैं वीर्य। वास डिफरेंशिया को काट देने को क्या कहते हैं? वास्कोटॉमी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 5वां नंबर में आइए, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। ये क्या है? कहते हैं मूत्राशय के आधार भाग, मूत्राशय के किससे? आधार भाग, मूत्राशय के आधार भाग। वहाँ अब आइए, मूत्राशय के आधार भाग से लगा होता है। कहता है कि स्रावित नर में टेस्टोस्टेरोन। संरचना थैले जैसी रचना ग्रंथि रचना होती है। इसमें क्षारीय तरल पदार्थ स्रावित होता है, शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। शुक्राणु सहित क्षारीय तरल पदार्थ वीर्य या सीमेन कहलाते हैं। वीर्य के विशेष गंध होता है। पुरास्त ग्रंथि द्रव के कारण वीर्य के शुक्राणुओं को उत्तेजित करने पुरास्त ग्रंथि उत्तेजित करता है उसको। ठीक है। अब अगला आ गया 6ठा टर्म, मूत्र मार्ग, जिसको कहते हैं उरेथ्रा। शुक्राशय एक सक्रिय स्खलन नलिका द्वारा मूत्रमार्ग में खुलता है, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग
मैथुन अंग शिश्न से होता हुआ आगे की ओर शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। मूत्र होता है अम्लीय। अब है शिश्न। अब ये शिश्न क्या है? तो यह पुरुष में पाया जाता है। रचना बेलनाकार मांसल मैथुनांग कहते हैं। पुरुष का मैथुनांग कौन है? शिश्न। और जो फीमेल है उसका मैथुनांग वेजाइना, योनि। इसके 3 भाग होते हैं, शिश्न मूल, शिश्न काय, शिश्न मुंच। 3 भाग होते हैं शिश्न का। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बाह्य जननांग होता है यह शिश्न के द्वारा शुक्राणुओं को स्त्री के शरीर, मतलब शरीर देखिए ये ऐसा लिख दिया, शरीर में छोड़ दिया जाता है। मैथुन के समय कार्पोरा कोटर में रुधिर भर जाता है, जिसके कारण लंबा मोटा कड़ा हो जाता है। सहायक ग्रंथियां क्या है? मुख्य रूप से प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर्स ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि से एक द्रव स्रावित होता है जो बीर्ज का 25 से 30% भाग बनाता है। शुक्राणु को सक्रिय बनाने वाला एंजाइम पेप्सिनोजन लाइसोजाइम एमाइलेज एंजाइम है। कॉपर्स ग्रंथि स्रावित करता है क्षारीय द्रव और मूत्रमार्ग की दीवार को चिकना। मूत्रमार्ग को चिकना बनाता कौन है? कॉपर्स ग्रंथि में स्रावित क्षारीय द्रव। मूत्रमार्ग तथा योनि को उदासीन कौन बनाता है? कॉपर ग्रंथि। एक जोड़ी होता है ना। ओ, अब ये इस तरह से मेल पार्ट खत्म हो गए। बट हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, यहाँ कहाँ जगह है, हाँ यहाँ पे मैं बनाता हूँ थोड़ा सा फिगर। ठीक है, ये कोशिश तो करूँगा बनाने का, फिगर को हम प्रयास तो करते हैं बनाने का फिगर। एक थोड़ा इधर, एक इधर, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये पार्ट बना दिया मैंने। और यहाँ पर से ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, और इसमें भी बनाना पड़ेगा हमें ऐसे ऐसे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे सेमिनल वेजाइकल है ये। ठीक, और ये पार्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ से, इसको कहते हैं वृष्ण। यहाँ पे जो ऐसा पूरा घुड़मुड़ाया हुआ पार्ट रहता है उसका नाम है, ये यहाँ पे जो घुड़मुड़ाया हुआ पार्ट है, ये देख सकते हैं, यहाँ जो घुड़मुड़ाया हुआ पार्ट है इसका नाम है अधिवृष्ण। ये तो आपका वृष्ण है, यहाँ पे अधिवृष्ण है। ये शुक्रवाहिनियाँ है, ये जो नली गई है ना, शुक्रवाहिनियाँ है। और यहाँ जो ये दिख रहा है इसका नाम क्या है भाई? जो ये आपको दिख रहा है इसे कहता हूँ क्या? शुक्राशय। यहाँ भी ये शुक्राशय है। ये जो पार्ट यहाँ घुंघरेला टाइप का है उसका नाम है अधिवृष्ण, इसका नाम वृष्ण। और ये जो नली गया है इस नली का नाम शुक्रवाहिनियाँ। इसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। ये है क्या? पेनिस, शिश्न, मैथुनांग। और इस तरफ भी हो जाए, यहाँ पे होता है कॉपर ग्रंथि। ठीक, तो यहाँ से शुक्राणु का भरण पोषण यही अधिवृष्ण में होता है। और इसके बाद यहाँ से वास्ट डिफरेंशिया इसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिनियाँ। यहाँ से शुक्राणु शुक्राशय के रास्ते यहाँ जाता है और ये शुक्राशय द्रव एक छोड़ता है और इसके साथ जैसे मिल जाता है ना, तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं वीर्य, सीमेन। और इसके बाद यहाँ होता है कॉपर्स ग्रंथि। यह कॉपर्स ग्रंथि एक क्षारीय द्रव छोड़ता है और ये जो क्षारीय द्रव छोड़ता है ना, तो इसके मार्ग, क्योंकि आपको पेशाब का रास्ता और शुक्राणु का रास्ता एक ही है, तो ये क्या करते हैं? उसको क्षारीय द्रव छोड़ते हैं ताकि इसको उदासीन बना दे और चिकना पदार्थ रहता है और यहाँ से आराम से शुक्राणु बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यही कहानी बराबर चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो क्या करते हैं कि आपको जो यूरिन है उसको रोकने का, और जो मतलब कब स्पर्म आएगा, कब इस यूरिन को आने देना है, ये उसी को पता होता है। जिस किसी का प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है तो उसको दिक्कत होता है, या तो फिर प्रोस्टेट कैंसर भी होता है कते मेल में। ठीक है, तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेल पार्ट वाला भी। ठीक है, और VVI फिगर है, उस फिगर को जरूर आप याद करिएगा तो आप सीख पाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला पार्ट आपको फीमेल पार्ट है, बस अब ख़त्म होने वाला ही है।
धैर्य बनाए रखिए, इतना देर रहे हैं तो चलिए। और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिए, लाइक करिए भी। चलिए आते हैं अब फीमेल पार्ट में कुछ इसका जो टर्म है, मतलब सबसे पहले उसको याद रखिए। अंडाशय, अंडवाहिनी, अवगर्भाशय, योनि, फिर सहायक ग्रंथि, इन सबों को याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो ये पहले आप पूछ देता निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का भाग है, तो आप क्या याद करिएगा, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, सहायक ग्रंथि। अंडाशय को ओवरीज, अंडवाहिनी को ओविडक्ट या डक्ट सिस्टम, गर्भाशय को यूट्रस, देखो डोपा कहीं का उल्टा पुल्टा लिख दिया, वेजाइना कहते योनि को, है ना। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, पहले फिगर जो बना है पहले मैं उसको समझा दूं मोटा मोटी। यहाँ बना हुआ है क्या भाई, फिगर कहाँ बनाए हो दोस्तों, फिगर कहाँ गए हो हमारे फिगर भाई, यहाँ बनाया है भाई, फिगर तो दिख ही नहीं रहा। चलो मैं इस पर थोड़ा सा चला देता हूँ ताकि दिखने लग जाए आपको। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा। शायद आपको दिख रहा होगा फिगर, ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। अब बोलेंगे तो उसका नाम आपको ध्यान से आप याद रखिएगा, ठीक है। हम रेड मार्कर ग्रीन मार्कर ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो फीमेल होता है, फीमेल का जो मादा जनन अंग है वो भैंस की सिर की तरह दिखाई देता है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं क्या, अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। कितने जोड़ी अंडाशय होते हैं इसमें, तो 2 जोड़ी, मतलब सॉरी 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं, मतलब संख्या पूछे तो 2, दोनों लेफ्ट और राइट साइड होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, इसको कहते हैं फिम्बरी, ऐसे लगा होता है, उसको कहता है फिम्बरी, इसका नाम है फिम्बरी। अब ये पार्ट जो आपको दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक नली जैसा, इसको कहते हैं ओविडक्ट, अंडवाहिनी या तो फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं यहाँ पे, ये गर्भाशय है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये गर्भाशय, अरे भाई यही है, मतलब ये 3D बना हुआ है, ये पूरा पार्ट गर्भाशय है, ठीक है। तो ये गर्भाशय है। यहाँ जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये, इसको कहते हैं हम, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं सर्विक्स। और ये जो वेजाइना पार्ट है, यहीं पे शुक्राणु को छोड़ा जाता है, मैथुनांग जिसको कहते हैं योनि, है ना। तो ये मैथुनांग है, योनि जिसको कहते हैं वेजाइना, ये वेजाइना हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है ओवरी है, ये फिम्बरी है, फिलोपियन ट्यूब है ये, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है ना कि ये जो मेल के अंदर क्या था, एक तरह का हार्मोन निकलता था जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन, बट फीमेल में कई एक हार्मोन है, ठीक है। फीमेल में जो प्यूबर्टी स्टेज को अटेंड करती है, मतलब 12 साल की जो बच्चियाँ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जब 12 साल की बच्चियाँ हो जाती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है, ठीक है। और अल्टरनेट ओवरी से एक एक अंडा बाहर निकलते जाते हैं, प्रत्येक महीने एक ओवरी से एक अंडा निकलता है, ठीक है। जब बच्चे पैदा होते हैं फीमेल, तो उसके ओवरीज में कई एक अंडे होते हैं, बट प्यूबर्टी स्टेट में, मतलब जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसी में अंडा रिलीज होता है परिपक्व होकर। तो मतलब महज जब किशोरावस्था में वो पहुँचती है तो उसके अप्रॉक्स 10,000 अंडे बच जाते हैं, क्योंकि भाई अंडे की लिमिटेड होते हैं, उसमें बनते नहीं हैं, और वही अंडे एक एक बाहर आते जाते हैं। यही वजह है कि 45 से 50 वर्ष में फीमेल को मतलब कि मेनोपॉज हो जाता है, मतलब रजोनिवृत्ति, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, क्योंकि अंडा ही खत्म हो जाता है ओवरीज में। जब पहली बार किसी भी फीमेल को मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको कहते हैं रजोदर्शन, और जब लास्ट बार होता है तो उसको क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति। पहली बार होता है 12 साल में, और लास्ट बार होता है कितना, 45 से 50वां साल में, तो उसके बाद फिर बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है।
तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको जो है स्पर्म जाता है, यहाँ से फिर से मैं बनाता हूँ यहाँ से। चलिए अब मैं वहाँ चलता हूँ। फिगर तो बहुत सारे बने हुए हैं, तो कहाँ गया मैं, यहाँ से चलो बता रहा हूँ। हाँ यहाँ से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ है पार्ट 1? यहाँ है। चलिए आइए। तो सबसे पहला टर्म जो आने वाला है वो है अंडाशय। अब ये अंडाशय क्या है? स्त्री में अंडाशय पाया जाता है एक जोड़ी। आकृति कैसी होती है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ। अंडाशय एक जोड़ी पाई जाती है। आकृति लगभग बादाम जैसी होती है। यह कठोर और मेजोरियम अंडाशय के घर तक दूसरी ओर गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये अंडाशय जो है, ये जो अंडाशय हैं, अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है। जो अंडाशय में स्रावित तो होने वाली मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। ये याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसमें? फीमेल में। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में। अंडों की उत्पत्ति अंडाशय में। मादा जनन अंग की संरचना भैंस के सिर की तरह। ठीक। अंडवाहिनी क्या है? ओविडक्ट। अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। अंडवाहिनी का अर्थ क्या? अंडों का वहन करने वाली। प्रत्येक की लंबाई 12 सेंटीमीटर कुंडलित होती है। अंडवाहिनी एक जोड़ी। इसके चौड़े भाग मुखिका कहलाता है। संरचना कुपनीमा। अंडवाहिनी झालदार रोमाभी होती है। झालदार रोमाभी याद रखना है। अंडवाहिनी खुलती है कहाँ? गर्भाशय में। अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य क्या? अंडाणुओं का भरण पोषण करना, भंडारण और पोषण करना। अंडवाहिनी की आंतरिक दीवार बना होता है एपिथेलियम उत्तक का। सिलिया जिसमें चिपचिपा पदार्थ पाए जाते हैं जिससे अंडा आगे खिसकता है। दोनों अंडवाहिनी खुलती है श्रोणि प्रदेश में। अब मादा जनन तंत्र जो है उसमें 2 हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। अब गर्भाशय है। बच्चा को होल्ड करके रखा जाता है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? रख रखाव गर्भाशय में। रचना लगभग नाशपाती की शंख आकार का। यह पेल्विक प्रदेश में पाया जाता है, पेल्विक रीजन में होता है। गर्भाशय का निचला भाग संकीर्ण भाग कहलाता है ग्रीवा, है ना, ग्रीवा कहलाता है। गर्भाशय खुलता है कहाँ? ग्रीवा में। सर्विक्स के आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है। गर्भाशय की दीवार बनी रहती होती है मोटी पेशी अस्तर की, और जिसे मैं कहता हूँ मायोट्रियम, है ना। यही मायोट्रियम मतलब हर एक महीने बनते हैं। जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो वही वाला खराब पदार्थ जो है और जो अंडे हैं वो बाहर चले आते हैं उसी के रूप में, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आते हैं। गर्भाशय फैलता है मायोमेट्रियम के कारण। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मायोमेट्रियम के कारण कहता कि गर्भाशय फैल जाता है। गर्भाशय की दीवार में श्लेष्मा कोशिका का म्यूकस स्रावित करती है। कोशिकाओं और अंडाणुओं के मार्ग को सुगम बनाता है म्यूकस। शुक्राणुओं और अंडाणुओं को सुरक्षा म्यूकस। गर्भाशय में निषेचित अंडे का संवर्धन म्यूकस। समान स्थिति में लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर। 8वें माह में लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब इसका पार्ट है। अब विजाइना क्या है? विजाइना में आइए। विजाइना क्या? योनि। इसकी दीवार एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है, चिकना होता है। ये भी एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिससे हाइमेन कहते हैं। या स्त्री का मैथुनांग या मैथुन कक्ष होता है। मतलब कि विजाइना में ही जो मेल है वो स्पर्म को छोड़ता है, शुक्राणुओं को। जैसे जैसे नर जनन तंत्र में मैथुनांग है शिश्न, उसी तरह योनि की दीवार में लैक्टोबैसिली नामक जीवाणु होता है जो सतह मतलब अम्लीय बनाता है विजाइना को। लैक्टोबैसिली का कार्य क्या है? ग्लाइकोजन को अपघटन की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर कार्बनिक अम्ल रहता है इसमें। योनि के मुख इधर उधर 2 ग्रंथियां पाई जाती है, बर्थोलिन ग्रंथियां, जिसे कहते हैं बर्थोलिन ग्रंथियां। योनि में शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ने का कार्य बर्थोलिन ग्रंथि के कारण। स्त्रियों में बाह्य जनन अंग के रूप में योनि होते हैं जो शरीर के बाहर खुलते हैं। नोट: निषेचन होता है फिलोपियन नलिका में। अंडा का निषेचन फिलोपियन नलिका में। बल्ब या भाग योनि के ठीक बाह्य ग्रंथिया के रूप में स्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कहता 5वां है सहायक ग्रंथियां। ये सहायक ग्रंथियां क्या है? कहता योनि के दीवार एपिथेलियम उत्तक का बना होता है। बर्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां, पेरिनियल ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां। बच्चों का भोजन माँ के प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा ये, है ना। प्रत्येक महीने अल्टरनेट ओवरी से एक अंडा आते जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ फिगर है। निषेचन क्या होता है उसको पता है।
जब नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है मतलब मिलन होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। अंडाणु क्या होता है? हैप्लॉइड। स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड। अगुणित जिसको कहते हैं। नर युग्मक प्लस मादा युग्मक तो युग्मनज। शुक्राणु प्लस अंडाणु तो युग्मनज। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ वही बातें लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ है कि मनुष्यों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका के ऊपर भाग में होती है। फैलोपियन नलिका गर्भाशय योनि तथा भग या बल्ब में होता है। मतलब कि फैलोपियन नलिका बराबर डिम्ब वाहिनी, एक ही बात हुआ। ये तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझाता हूँ मैं, जैसे कि मान लें कि मेल का ये फीमेल का, इससे भी 23 गो, इससे भी 23 गो, और दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा? 2n। तो क्या बनेगा? युग्मनज। तो इसीलिए युग्मनज में 2 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? और ये अकेला है कि नहीं? स्पर्म, ये अंडाणु। तो यही से होता है, ठीक है। मानव में निषेचन की पहली घटना संभोग या मैथुन के समय 3 से 5 ml वीर्य को स्त्री के योनि में स्खलित करता है मेल। 3 से 5 ml वीर्य के 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं, लेकिन इसमें केवल 1% ही स्त्री के गर्भाशय की ओर फैलोपियन नलिका में चढ़ पाते हैं। शुक्राणुओं की गति 100 माइक्रोन प्रति mm होता है प्रति मिनट। शुक्राणु फैलोपियन नलिका में केवल 12 घंटों तक जीवित रहते हैं। पूछता है शुक्राणु स्खलित होने के बाद 48 घंटे तक निषेचन के योग बने रहते हैं। मानव में निषेचन के समय की घटनाएं क्या होता है? मानव में निषेचन के समय शुक्राणु अपनी मूल दशा में अंडक का निषेचन नहीं कर सकता। निषेचन के योग होने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें संधारित्र सामर्थ्य कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन एट न्यूक्लियस एट द स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज जब नर युग्मक के नाभिक तथा मादा के अंडाणु के नाभिक को मिलता है तो जाइगोट बंध का निर्माण होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। कॉपुलेशन, शुक्राणु आंदोलन, रेस, ये सारा टर्म, पेनिट्रेशन, ये उसी का टर्म है सब। आगे जनसंख्या नियंत्रण फिर आ गया। यहाँ देख सकते हो पार्ट बताया गया है उसका, ये निषेचन का पार्ट बताया गया है। जैसे ही अंडाणु निषेचित हो जाते हैं तो ऊपर का पार्ट जो होता है ना, ये पूरा एकदम फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, टाइट हो जाता है, ताकि दूसरा कोई आ नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ वो बताया गया है फिगर में कि आपको किस तरह से यहाँ ओवरीज है, कैसे निकल के यहाँ जा रहा है, इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। यहाँ भी वही दिखाया गया है दोनों फिगर में। फीमेल के अंदर कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पुनः ये 28 दिन तक चलता है, मतलब 28 दिन के बाद फिर पुनः होता है। जनसंख्या नियंत्रण क्या है? पॉपुलेशन कंट्रोल है ना, हम दो और हमारे दो। कहता है कि एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित बनाए रखना है ना, अतः जनसंख्या को सीमित बनाए रखना ही जनसंख्या नियंत्रण है। परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के लिए कारगर योजना की आवश्यकता होती है, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। संतानोत्पत्ति उपायों से नियंत्रित की जा सकती है। कई एक उपाय है इसका। क्या है? पहला, प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधि से, आंतरिक विधि से। आंतरिक विधि तो पुरुष है तो कंडोम यूज करेगा, और स्त्री है तो डायफ्राम, कॉपर टी, लूप। रासायनिक विधि है, केमिकल चीज, सर्जिकल विधि है, 4 गो है। पुरुष नसबंदी जो वास्कोटोमी होता है जिससे वो जाता है, इसी को काट दिया जाता है। वास डिफरेंशिया को काट दिया जाता है, उसी को कहते हैं वास्कोटोमी। शुक्र वाहिका को काट के बांध दिया जाता है। स्त्री नसबंदी ट्यूबकोटोमी, फिलिपियन ट्यूब को काट देता है, इसलिए ट्यूबकोटोमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। निषेचन, अब इसमें कई एक सारे पार्ट हैं, है ना। ये आंतरिक विधियां में क्या होता है, ये आपका कंडोम, डायफ्राम। प्राकृतिक विधि में क्या है कि मान ले कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 14वें दिन उसके आगे पीछे आप उसके साथ मतलब संबंध ना बनाए, है ना, संभोग ना करे, तो कॉपुलेशन ना करे तो भी मतलब बच सकते हैं। या तो जो स्पर्म है फीमेल के वेजाइना में एजाकुलेट मतलब ना छोड़ें तो भी बच सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल विधियां भी आप समझ ही गए, मतलब वेस्कोटोमी, पुरुष नसबंदी वास्कोटोमी, स्त्री नसबंदी ट्यूबकोटोमी, याद रखिएगा, ठीक। निषेचन का क्या महत्व है? कहता निषेचन का क्या महत्व है। यहाँ से निषेचन का महत्व क्या? इसके फलस्वरूप युग्मनज में गुणसूत्र का दुगुणन होता है, अंडे की परिधि में पुनः परिवर्तन होता है, जिससे अन्य शुक्राणु निषेचित अंडे प्रवेश नहीं करते हैं। निषेचन के फलस्वरूप उपापचय की क्रिया में वृद्धि होती है। अंडाणु में कमी कोशिका द्रव को शुक्राणु द्वारा पूर्ण कर दी जाती है, ठीक है। युग्मक शुक्राणु अंडाणु हैप्लॉइड होता है, युग्मक शुक्राणु प्लस अंडाणु डिप्लॉइड होता है।
भ्रूण विकसित युग्मनज डिप्लॉइड, भ्रूणपोष भ्रूण का भोजन ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो जो अंडाणु है अगुणित, शुक्राणु अगुणित, युग्मनज द्विगुणित, भ्रूणपोष द्विगुणित, भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, त्रिगुणित। कहता है स्त्रियों में लैंगिक चक्र, स्त्रियों में लैंगिक चक्र, स्त्रियों में लैंगिक चक्र तथा अंडाणु के निषेचन होने के बाद की क्रिया स्त्रियों में यौनारंभ या प्यूबर्टी स्टेज 10 से 12 वर्ष की उम्र में होती है। नारी की जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है उस समय। इस अवस्था में आंतरिक जननांगों में कुछ क्रिया होती है जिसे मासिक चक्र, एमसी जिसको कहते हैं, मासिक धर्म या रजोदर्शन या मासिक स्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह चक्र 18 दिनों तक चलता है, अर्थात प्रत्येक 18वें दिन पर होता है या 2 से 3 दिनों तक चलती है। फर्स्ट बार जब होता है तो उसे कहते हैं रजोदर्शन, और तथा 48 से 50 वर्ष में क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, 40 से 50 वर्ष में एमसी क्या होती है, रुक जाती है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जब पहली बार होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं। लैंगिक जनन संचरित रोग, ये रोग से बचना चाहिए। अभी वर्तमान में जो है 7400 केस सीतामढ़ी में आया, बिहार में। ये एड्स का मतलब रोगी है। एड्स में क्या होता है कि जो मतलब रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता वो घट जाती है। बहुत जानलेवा बीमारी है, वायरस से होता है ये रोग। कहता है स्त्री और पुरुष के जननांगों को संक्रमित होने वाली एक दूसरे में लैंगिक संबंधों के कारण फैलने वाली यौन संचरित रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग कौन है, गोनेरिया, सिफिलिस, यूरोथ्राइटिस, सर्विसाइटिस। ये बहुत पूछता है कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन है, तो गोनेरिया, सिफिलिस, यूरोथ्राइटिस, सर्विसाइटिस। वायरस जनित रोग, सर्विस कैंसर, हर्पीस, एड्स। एड्स का पूरा नाम आपको याद है। एड्स किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से। रोग का नाम एड्स, वायरस का नाम HIV। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पूरा नाम। HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है। अब ये प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है उसके बारे में आइए। प्रोटोजोआ जनित रोग का क्या है, तो कहता मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण होने वाले रोग ट्राइकोमोनियसिस प्रोटोजोआ से होता है। ये ट्राइकोमोनियसिस है प्रोटोजोआ से। लिंग निर्धारण, किसी जीव में नर अथवा मादा का लिंग निर्धारण करना ही लिंग निर्धारण, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कहलाता है। हमको सीखना मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, संख्या पूछे 46। मनुष्यों में 22 जोड़े गुणसूत्र एक ही प्रकार हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्यों में 23वां जोड़ा क्रोमोसोम को लिंक क्रोमोसोम कहते हैं या तो फिर लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, X और Y। क्रोमोसोम 2 प्रकार के कौन कौन है, X और Y है। X क्रोमोसोम यह लंबा छड़ के आकार का होता है, Y क्रोमोसोम यह बहुत छोटा होता है। नर में X और Y दोनों लिंग मौजूद होते हैं, परंतु मादा में Y नहीं होता है, सिर्फ X होता है। X क्रोमोसोम्स लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं। मनुष्यों को लिंग निर्धारण X तथा Y क्रोमोसोम उत्तरदायी है। निषेचन के दौरान जिस युग्मनज में X और Y दोनों हो तो वह नर, निषेचन के दौरान जिस युग्मनज के दोनों X हो तो स्त्री, मतलब दोनों X रहेगा ना, तो ये मेल फीमेल है। एक X एक Y है तो मेल है, वही लिखा हुआ है उसमें। लिंग निर्धारण का सिद्धांत हेट्रोगेमेसिस। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के नर में 6 ऑटोसोम और एक XY, तो 8 को हुआ। मादा में ऑटोसोम 6, फिर वही हो गया। ड्रोसोफिला लेलानोगैस्टर में लिंग निर्धारण मनुष्यों जैसा होता है। फीमेल में दोनों लिंग गुणसूत्र मतलब लिंग सूत्र समझात होते हैं। बिल्कुल समझात होता है ना, मतलब एक से होता है, तो समझात हुआ कि नहीं। अब आगे आइए दोस्तों, इतना ही तो है। यहाँ देखिए इसको बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन आता है कि 22वां जोड़ी को क्या कहते हैं, तो 22वां जोड़ी का जो क्रोमोसोम होता है उसे कहते हैं ऑटोसोम। यहाँ 22वां जोड़ी तक सबका सेम है, पैर हाथ सब कुछ सेम है, बट 23वां जोड़ी को कहते हैं लिंग निर्धारण। वहीं से अलग हो जाता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर XX है तो फीमेल और XY है तो मेल। अब यहाँ से देखिए लिंग निर्धारण दिया गया है, क्या है भाई, यहाँ से बना हुआ दोस्तों, ये देख सकते हैं।
ये पुरुष का कोशिका है, ये स्त्री का कोशिका है। 44 + x/y, 44 + x/y, मतलब x इसमें। तो इसमें 22 + x कर दिया, एक में 22 + y कर दिया, प्लस है बीच में, ठीक है, y कर दिया। ये युग्मक है, इसमें ही 22 + x कर दिया, फिर 22 + x, दोनों एक ही जैसा है। अब यहाँ है कि अब यहाँ से क्या होना है कि अब इसका एसोसिएशन मैंने इसके साथ करवाया, ठीक। तो ये 22 22 44 और x आ गया, मतलब क्या होगा, फीमेल। फिर इसी का एसोसिएशन आप किसी दूसरे से करवाया, इससे करवाया, तो पुनः x हुआ और क्या आ गया, तो फीमेल आ गया। अब ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट अब इसके साथ करवाओ, है ना। तो XY होगा, तो XY होगा तो क्या होगा, पुत्र होगा। फिर यही पार्ट बचा हुआ है, तो यही पार्ट फिर उससे करवाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, यही पार्ट उससे फिर करवाओ तो क्या आएगा बताओ। थोड़ा पेचीदा हो गया, ये मैं फिर से कर देता हूँ इसको। ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए, और ये देखो, ये दोनों है, ये है, तो ये इसके साथ गया, तो ये बन गया पुत्री। फिर अगर आपको जो है यही वाला पार्ट आपको, कहाँ गया भाई, ये पार्ट आपको इसके साथ होगा, अब उस तरफ वाले के साथ, ये पार्ट तो इसके साथ हो गया ना, ये सॉरी, ओहो सॉरी 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 सॉरी, फिर से बता रहा हूँ मैं। ये पार्ट यहाँ से आया और ये पार्ट इसका यहाँ से आया, तो ये बना। फिर यहाँ से आइए, ये पार्ट आया और यहाँ से ये पार्ट है, तो ये बना। मैं अलग अलग कलर लूँगा यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब मैं रेड कर देता हूँ यहाँ से। अब ये पार्ट यहाँ और इसका ये पार्ट, तो ये बना, तो फीमेल, ये भी फीमेल है। अब मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला। अब ये पार्ट है और ये पार्ट है, तो XY आ गया, इसमें YX है तो XY आ गया, तो मेल हो गया। एक पार्ट और बचा, मैं दूसरे कलर में लेता हूँ, ग्रीन तो हो गया ना, येलो ले लेता हूँ, इसे दो। अब एक पार्ट और है, एक ये और फिर इससे ये, तो फिर क्या हो गया, मेल हो गया कि नहीं। तो शायद आपको ये बातें समझ में आ गया कि अगर XX है तो आपको देखो 44 2 46, 44 2 46 सब में है, तो जिसमें XX है वो फीमेल, मतलब माता के जैसा, X इसके जैसा दिख रहा, तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो है ये इसके जैसा दिख रहा है ना, तो आपको मेल हो जाएगा। तो शायद ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करिए, है ना। और आपको जो है इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, है ना। आपको फिर आपको मिलेगा पोषण का भी चढ़ा देंगे, मतलब इसी तरह का वीडियो अपलोड हो जाएगा। और केमिस्ट्री का भी अपलोड हो जाएगा, NCERT बेस है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, है ना, फ़ायदेमंद है, उपयोगी है। आप इसे जितना बार देख सकते हैं, आपके लिए लाभदायक ही होगा, ठीक है। तो अभी तक तो बस इतना ही, ये सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आएंगे आपका, है ना। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, है ना, मन लगा के पढ़िए, है ना। चलिए, धन्यवाद।